अरे भाई भाई भाई, किस्मत देखो मेरी। मतलब भगवान जब किस्मत लिख रहा था तो शायद वो भी गांजा मार के बैठा था। मेरे पास वो अल्टीमेट टैलेंट था कि मैं सिर्फ आसपास की यानी राक्षसी ऊर्जा को सोखकर सीधे ग्रेट एम्परर बन सकता था। लेकिन विडंबना देखो, मेरा जन्म कहां हुआ? शूशान ताओवादी संप्रदाय में, एक ऐसी जगह जहां कोई भी कौआ चिट्टा राक्षस फटकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ऊपर से सोने पर सुहागा, नियम इतने कड़क कि बिना संप्रदाय प्रमुख के आर्डर के कोई चेला पहाड़ से नीचे पैर तक नहीं रख सकता था। मैं तो रोज अपनी किस्मत को रोता था कि भाई इस जन्म में तो अपना एम्परर बनने का सपना तेल लेने गया। लेकिन भाई तभी मेरी बोरिंग जिंदगी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जिन हरामखोर भाई बहनों के साथ मैं रोज बैठ के समोसे तोड़ता था, जिन्हें मैं अपना जिगरी यार समझता था, सालों ने पीठ में ऐसा छुरा घोंपा कि मजा ही आ गया। उन्होंने मुझ पर गद्दारी का झूठा आरोप लगा दिया। उस दिन शूशान के मेन हॉल का नजारा देखने लायक था। मैं घुटनों के बल बैठा था और वो सब भेड़ियों की तरह चिल्ला रहे थे, इस गद्दार को सजा दो, इसे लॉक शिनमो टावर में डालो। मेरे संप्रदाय प्रमुख, जो रिश्ते में मेरे पिता भी थे, बेचारे खड़े नियमों के आगे मजबूर थे। उनकी आंखों में लाचारी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। मुझे घसीटते हुए एक सुनसान बंजर इलाके में ले जाया गया। सामने वो विशाल डरावनी कांसे की मीनार खड़ी थी। जैसे ही उसका भारी झंग लगा, लोहा कड़कड़ाते हुए खुला। भाई साहब, सामने से जो याओकी का थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा ना, कसम से कलेजा गार्डन गार्डन हो गया। सदियों पहले इस टावर में दुनिया के सबसे खूंखार राक्षसों को बंद किया गया था। अब भले ही वो मरखप गए हों, लेकिन उनकी छोड़ी हुई भयानक राक्षसी ऊर्जा वहां ठसाठस भरी थी। शूशान के लोग इस जगह को अपने अपराधियों के लिए नरक मानते थे, क्योंकि यहां आते ही किसी भी इंसान का अमृता का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता था। मुझे वहां छोड़ने आए चेले आपस में कानाफूसी कर रहे थे। बेचारा, अब तो इसकी कल्टीवेशन ऊर्जा भी छीन ली गई है। ये तो अपाहिज हो चुका है। इस भयानक जहरीली हवा में ये 3 दिन भी जिंदा नहीं बचेगा। कितनी दर्दनाक मौत मरेगा। उनके चेहरों पर वो नकली सहानुभूति और अंदर ही अंदर कमीनी खुशी साफ दिख रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं रोऊंगा, भीख मांगूंगा। लेकिन तभी मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और सीना तान कर खड़ा हो गया। जो शरीर कल्टीवेशन छिनने की वजह से अभी मरा जा रहा था, अचानक उसमें से एक ऐसी भयानक और अदम्य ताकत फूट पड़ी कि धरती हिल गई। उन सब हरामखोरों के चेहरे का रंग उड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इससे पहले कि उनके भेजे में कुछ घुसता कि ये चमत्कार हुआ कैसे, मैंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे उस टावर के अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे मूर्खों, दुनिया के लिए जो मौत का कुआं था वो मेरे लिए कुबेर का खजाना था। मेरे लिए वो नर्क नहीं, जन्नत का दरवाजा था। बाहर वो लोग क्या बकवास कर रहे थे, क्या शौक मना रहे थे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो टावर के अंदर जाते ही गहरी सांसें लेने लगा, जैसे कोई बरसों का भूखा 56 भोग देखकर टूट पड़ता है। अंदर का माहौल सच में जानलेवा था। चारों तरफ बिखरी याओकी इतनी तेज और नुकीली थी जैसे हवा में हजारों तलवारें तैर रही हों। कोई भी आम कल्टीवेटर अगर इसे गलती से भी सांस के जरिए अंदर ले लेता तो या तो वो पागल हो जाता या वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। लेकिन मेरे लिए तो ये वो टॉनिक था जिसके बिना मैं बरसों से तड़प रहा था। आखिरकार मैं अपनी सही जगह पर पहुंच ही गया था। इस टावर की औकात देखो। यहाँ की राक्षसी ऊर्जा इतनी जहरीली थी कि अगर युआनिंग/नसेंट सोल लेवल का कोई बड़ा सूरमा भी यहाँ आ जाता तो ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीने में तड़प तड़प कर उसका राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन मेरे लिए तो यह अमूल्य खजाना थी, जैसे किसी प्यासे को बिस्लेरी का झरना मिल गया हो। अभी मुझे अंदर गए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था कि मेरे डैनेटियन में ठप पड़ी स्पिरिचुअल पावर फिर से उबलने लगी। मेरी छीनी हुई कल्टीवेशन इतनी तेजी से वापस आ रही थी कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मुझे कामयाबी का चस्का लगा तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए वहीं पलथी मारी और आंखें बंद करके तपस्या में लीन हो गया। इसके बाद के आधा महीना मैंने दिन रात सिर्फ एक ही काम किया, सांस खींच खींच कर याओकी डकारना। इस बीच पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसे मेरी परवाह थी, मेरी प्यारी जूनियर सिस्टर। वो हर कुछ दिनों में छुपते छुपाते मेरे लिए खाना लेकर आती थी। उसके अलावा बाकी सब तो मुझे मरा हुआ मान चुके थे। मौसम बदलते गए, वसंत आया, पतझड़ गया। बाहर जो लोग मेरे मरने की मन्नतें मांग रहे थे उनकी छाती पर सांप लौट गया, क्योंकि यह अपाहिज न सिर्फ जिंदा था बल्कि अंदर ही अंदर सिस्टम हिला रहा था। 3 साल बीत गए। 3 साल में मैंने वो कर दिखाया जो इस संप्रदाय के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। मैं सीधे नासेंट सोल के पीक पर पहुंच गया। भाई साहब, मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि हमारे संप्रदाय के चीफ, मेरे पिता, और वो पुरानी खोपड़ी वाले एंसेस्टर्स भी अब मेरे सामने बच्चे लग रहे थे। अब मैं बिना किसी शक के शूशान का नंबर 1 योद्धा बन चुका था। लेकिन मुझे पता था कि हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा था।
युआनिंग के ऊपर अभी 5 और खूंखार लेवल्स थे, चुकियाओ, लियनशु हेती, दुजी डाचिंग, ओखिमुसा, और इन सबसे ऊपर आता है वो पौराणिक लेवल, ग्रेट एम्परर। आम लोग तो साले युआनिंग लेवल पर पहुंचकर ही ऐसे चौड़े होते हैं जैसे खुद भगवान बन गए हों, अपनी अलग संप्रदाय खोल लेते हैं। लेकिन मेरी नजर में ये युआनिंग सिर्फ एक शुरुआत थी। असली मजा तो ग्रेट एम्परर बनकर पूरी दुनिया को अपने जूतों के नीचे रखने में था। और इस लॉक डीमन टॉवर की बदौलत मेरा एम्परर बनना तो बस समय की बात थी। जैसे जैसे मेरी ताकत रॉकेट की स्पीड से बढ़ी, मेरी स्पिरिचुअल सेंस भी इतनी खतरनाक हो गई कि मैंने इस अंतहीन टावर के कोने कोने को खंगालना शुरू कर दिया। और भाई, अंदर जो खजाना मिला उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ सदियों पहले मरे हुए महान राक्षसों और शूशान के उन पूर्वजों की लाशें और उनकी गुप्त स्कॉरोल्स दफन थीं, जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। जब मैंने उन किताबों को ध्यान से देखा तो मुझे हंसी आ गई। बाहर जो शूशान के बड़े बड़े उस्ताद कल्टीवेशन की जिन तकनीकों पर घमंड करते फिरते हैं, वो सब तो कटी फटी और अधूरी नोकिया का पुराना मॉडल थी। असली और पावरफुल वर्जन तो इस टावर के अंदर तिजोरी में बंद था। मुझे क्या क्या मिला जरा सुनो। चिक्सियाओ सोर्ड, एक ऐसी परम बर्फीली तलवार जो अकेले ही तबाही मचा दे। कंप्लीट शूशान स्वॉर्ड टेक्निक। ये दोनों चीजें अगर आज बाहर आ जाएं तो या तो शूशान वापस अपने पुराने सोने के दिनों में लौट आएगा, या फिर पूरी कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसा कत्लेआम मचेगा कि खून की नदियां बह जाएंगी। और ये सब अब मेरी जेब में था। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो अब तो लाइफ सेट है, आराम से एम्परर बनेंगे। लेकिन तभी लाइफ ने फिर से एक मोड़ लिया और अचानक मुसीबत ने दस्तक दे दी। इस पूरे संप्रदाय में मेरे पिता और भाई के बाद सिर्फ वही मेरी छोटी शिमेई थी जो मुझसे सच्चा लगाव रखती थी। इस बार जब वो हमेशा की तरह चोरी छिपे मेरे लिए खाना लेकर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरे शूशान को हिलाकर रख दिया था। उसने हाँफते हुए कहा, भैया, बहुत सारे डेमन कल्ट्स ने आपस में हाथ मिला लिया है और वो सब मिलकर शूशान पर हमला करने आ रहे हैं। पूरे संप्रदाय में हड़कंप मचा हुआ है। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यहां तक कि मुझ जैसी छोटी सी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल की कमजोर चिली को भी युद्ध के मैदान में आगे धकेला जा रहा है। सच कहूं तो मुझे उस मतलबी और धोखेबाज शूशान संप्रदाय से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो भाड़ में जाए तो मुझे खुशी ही होगी। लेकिन सामने खड़ी इस मासूम लड़की ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मैंने उसकी आंखों में देखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, सुन, वहां जाकर हीरो बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर तुझे लगे कि दुश्मन भारी पड़ रहा है और तू जीत नहीं सकती तो सबसे पहला काम करना दुश्मन को देखते ही पतली गली से वापस संप्रदाय के अंदर भाग आना। अपनी जान जोखिम में मत डालना। सच कहूं तो मेरे लिए ऐसी बातें अब बहुत आम हो चुकी थीं। अमृता की इस दुनिया में कल्टीवेटर्स और राक्षसों के बीच ऐसी महाजंग होना कोई नई बात नहीं थी। और वैसे भी भले ही शूशान के लोग कितने भी गए गुजरे और मतलबी हों, लेकिन संप्रदाय में अभी भी नासेंट सोल लेवल के कई बूढ़े एंसेस्टर्स बैठे थे। शूशान कोई ऐसा हलवा नहीं था कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर इसे निगल जाए। मेरी बात सुनकर शिमेई ने चुपचाप सिर हिलाया और वहां से चली गई। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद मुझे एक और बड़ा झटका लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सगा छोटा भाई ये लिंगचुआन भी इस लॉक डीमन टावर में मुझसे मिलने आ जाएगा। नियम के मुताबिक तो यहां आना मौत को बुलावा देना था, लेकिन इस बार मेरा भाई कोई चोरी छिपे नहीं आया था। उसके हाथ में खुद संप्रदाय प्रमुख हमारे पिता का आदेश पत्र था। वो मेरे लिए ढेर सारा बढ़िया खाना और शराब लेकर आया था। उसे देखकर मेरी भौहें तन गईं। मेरे बार बार कुरेदने और पूछने पर उसने जो सच बताया उसने मेरे भी कान खड़े कर दिए। उसने उदास होकर कहा, भैया, इस बार राक्षसी संप्रदायों का हमला वैसा नहीं है जैसा हमेशा होता है। सबसे बुरी खबर यह है कि राक्षसों का एक पुराना ओल्ड मॉन्स्टर जो सालों से गुफा में बंद था, उसने अपनी कल्टीवेशन की बेड़ियों को तोड़ दिया है और वो अब चुकियाओ लेवल का महायोद्धा बन चुका है। हमारे पिताजी इस संकट से निपटने के लिए आनन फानन में अपनी गुफा में बंद हो गए हैं ताकि वो भी किसी तरह अगला लेवल हासिल कर सकें। फिलहाल शूशान की पूरी कमान मेरे हाथों में है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ पाया। लिंगचुआन ने शराब का प्याला उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, आज हम दोनों भाई आखिरी बार जी भरकर शराब पिएंगे। जब रात गहरी हो जाएगी तो आप ये टोकन लेकर चुपचाप पहाड़ से नीचे निकल जाना और अपनी जान बचा लेना। ये कहकर उसने एक ही घूंट में पूरी शराब गटक ली और वो जादुई टोकन जमीन पर रख दिया। हम दोनों देर रात तक शराब पीते रहे। आखिरकार जब आधी रात बीत गई तो मेरे भाई ने उस टोकन का इस्तेमाल करके बाहर खड़े पहरेदारों को चीफ का हुक्म सुनाया कि वो मुझे सुरक्षित पहाड़ से नीचे छोड़ आएं। अब भाई, मुझे अपनी असली ताकत छुपाकर रखनी थी, इसलिए शरीफ बनकर मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैं चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ दिनों बाद पूरे शूशान संप्रदाय में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी की मैयत उठी हो। चप्पे चप्पे पर पहरा था। मैन हॉल के अंदर मेरा भाई और कई बड़े बड़े एल्डर्स हमारे पिता चीफ जाओसी को घेर कर खड़े थे। बुजुर्ग हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे, चीफ, हमने आपके बचने का सुरक्षित रास्ता तैयार कर दिया है। पूरे संप्रदाय में आप ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो चुकियाओ लेवल पर पहुंच सकते हैं। शूशान के भविष्य के लिए प्लीज आप यहां से छुपकर निकल जाइए।
लेकिन झाओ सी, मेरे पिता ने अपनी तलवार को जमीन पर पटका और कड़क कर बोले, मैं शूशान का चीफ हूं, मैं कायरों की तरह मैदान छोड़कर भाग जाऊं। वो बुढ़ा अगर यहां आने की हिम्मत भी करेगा तो भले ही मुझे अपनी आत्मा को भस्म करना पड़े, मैं उसे अपने साथ नक लेकर जाऊंगा। उसी वक्त पहाड़ के एक पतले रास्ते पर मेरी छोटी शिमेई बाकी चेलों के साथ गश्त लगा रही थी। उसके साथ खड़े चेले खुद को दिलासा देने के लिए बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अरे डरो मत भाई, हमारा शूशान कभी दुनिया का सबसे टॉप संप्रदाय हुआ करता था। भले ही आज हमारे दिन थोड़े खराब हैं, लेकिन इन दुष्ट राक्षसों की इतनी औकात नहीं कि हमारा बाल भी बांका कर सकें। और भाई साहब, अभी उनकी जबान से ये शब्द पूरे निकले भी नहीं थे कि अचानक आसमान में एक भयानक काला विशालकाय हाथ प्रकट हुआ। उस हाथ ने पूरे सूरज को ढक लिया। दिन में रात हो गई और इतनी खूंखार डेमोनिक छी फैली कि शूशान को बचाने वाला सदियों पुराना गोल्डन शील्ड बैरियर एक झटके में कांच की तरह टूटकर राख हो गया। शूशान के नन्हे मुन्नों, क्या तुम अपने दादाजी का स्वागत करने बाहर नहीं आओगे? हा हा हा। आसमान के बीचों बीच एक काले कपड़ों में लिपटा बुढ़ा हवा में तैर रहा था। उसके शरीर से निकलने वाला चुकिया लेवल का दबाव इतना जानलेवा था कि कमजोर चेलों का दम घुटने लगा। शूशान के 6 सबसे ताकतवर युवानेंग बुजुर्ग अपनी तलवारें तानकर आसमान में उड़े। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे खतरनाक हमला किया, लेकिन उस काले कपड़ों वाले बुढ़े ने सिर्फ एक हिकारत भरी हंसी हंसी, हवा में धीरे से अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बूम! एक ही झटके में शूशान के वो 6 सबसे बड़े सूरमा लहूलुहान होकर जमीन पर आ गिरे। संप्रदाय की पूरी टॉप आर्मी सिर्फ 1 सेकंड में ढेर हो चुकी थी। सारे चेलों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ठीक उसी समय जब पूरा शूशान मौत के डर से कांप रहा था, संप्रदाय के मेन हॉल से एक ऐसी भयानक और कड़कड़ाती हुई तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई निकली कि खुद काल भी पीछे हट जाए। हमारे चीफ झाओसी हाथ में अपनी चमचमाती तलवार लिए खड़े थे। इस एक वार के लिए उन्होंने पूरे 7 दिन और 7 रात तक अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया था। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये पूरी कायनात को हिला देने वाला वार था। उस काले कपड़ों वाले बुढ़े के चेहरे की हवाइयां भी उड़ गईं, क्योंकि उस काले कपड़ों वाले बुढ़े, जिसका नाम हेतु था, ने ऐसा जानलेवा वार पहले कभी नहीं देखा था। वो बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसने फुर्ती से खुद को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन चीफ के 7 दिन और 7 रात के गुस्से से भरी वो तलवार उसके बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। घायल होते ही हेतु गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर हवा में एक जोरदार थप्पड़ मारा और शूशान की आखिरी उम्मीद, हमारे चीफ भी खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर आ गिरे। लेकिन वो राक्षस इतने पर भी नहीं रुका। वो चीफ की जान लेने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर मेरी वो छोटी शिमेई अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर चीफ के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। ए छोटी बच्ची, रास्ते से हट जा वरना कुचल दी जाएगी। हेतु अपनी भारी आवाज में गरजा और आगे बढ़ने लगा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल की वो नन्ही सी शिमेई डर के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी कांपती हुई तलवार उस राक्षस की तरफ तान दी। आसमान से आ रहे उस विशाल काले हाथ को देखकर उसे समझ आ गया था कि आज उसकी मौत पक्की है। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी खेल पलट गया। अचानक आसमान से बिजली की रफ्तार जैसी एक कड़कड़ाती हुई तलवार की धार चमकी, जिसने हेतु के उस घमंडी काले हाथ को पलक झपकते ही गाजर मूली की तरह काटकर 4 टुकड़ों में बिखेर दिया। पूरी दुनिया थम गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर आसमान से हवा को चीरता हुआ एक साया अपनी तलवार पर सवार होकर तलवार की सवारी करते हुए शान से नीचे आ रहा था, मानो साक्षात कोई परम पूज्य सोड इमॉर्टल धरती पर उतर आया हो। कौन है तू? हेतु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि इस नए बंदे की ताकत उसके ठपंचा छुआ के आओ लेवल से रत्ती भर भी कम नहीं है। उसे लगा शूशान का कोई पुराना मरा हुआ पूर्वज कफन फाड़कर बाहर आ गया है। अब सुनो असली ट्विस्ट। वो चमकीला साया और कोई नहीं, मैं ही था। मैंने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था ताकि ये लोग मुझे पहचान न लें, और मुझे अंदर की बात पता थी कि भाई मुझे यह लड़ाई तुरंत खत्म करनी होगी, क्योंकि यह मेरी खुद की परवाह की हुई असली ताकत नहीं थी, बल्कि मैंने लॉक डीमन टॉवर से चुराए हुए एक प्राचीन जादुई तावीज की ताकत का इस्तेमाल किया था, जिसने मुझे कुछ देर के लिए चुकियाओ लेवल का बाहुबली बना दिया था। मैं बिना एक शब्द बोले सीधे हेतु पर टूट पड़ा और अपनी तलवार हवा में लहरा दी। मेरी तलवार का खूंखार दबाव देखकर हेतु के पसीने छूट गए। उसने घबराहट में अपनी सबसे बड़ी जादुई तकनीक द ग्रेट ब्लैक हैंड दोबारा चलाई, लेकिन मेरी तलवार की धार के आगे उसकी वो काली तकनीक ऐसे कटी जैसे गरम चाकू से मक्खन कटता है। हेतु को मजबूरन 4 कदम पीछे हटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मेरे शरीर से निकलने वाली दिव्य रोशनी और खतरनाक तलवार की गूंज से पूरा शूशान पहाड़ थरथर कांपने लगा। सिर्फ एक वार में उस खूंखार राक्षस को पीछे धकेलते देख शूशान के चेलों के हलक में अटकी जान वापस आ गई। वो खुशी से चिल्लाने लगे, अरे भाई देखो, ये तो हमारे संप्रदाय के कोई महान पूर्वज हैं जो हमें बचाने आए हैं। भगवान का शुक्र है
हम सब बच गए। जो लोग अभी मरने की भीख मांग रहे थे वो अब पागलों की तरह नाचने लगे। यहां तक कि खुद हेतु को भी अब यकीन होने लगा था, ये कैसे हो सकता है? क्या शूशान में वाकई कोई ऐसा बूढ़ा भेड़िया छुपा बैठा था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चला? हेतु इस राक्षसी सेना का सबसे बड़ा डॉन था, लेकिन मेरी एंट्री ने बाकी के छोटे मोटे राक्षसों की पैंट गीली कर दी। जो कल्ट्स अभी शूशान को लूटने के लिए उतावले हो रहे थे, उन पर जैसे किसी ने बर्फीला पानी डाल दिया हो। हेतु को अब मुझसे वो खतरा महसूस हो रहा था जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने डरते कांपते पूछा, आखिर कौन है तू? मैंने अपनी आवाज बदलकर गहरी और गूंजती हुई टोन में कहा, जो भी मेरे शूशान की तरफ आंख उठाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरा डायलॉग खत्म होते ही मैंने अपनी तलवार से बिजली की कड़क जैसी एक और खतरनाक रोशनी हेतु की छाती की तरफ दे मारी। हेतु ने हड़बड़ी में अपने हाथों से एक के बाद एक कई शक्तिशाली जादुई ढालें बनाई ताकि मेरी तलवार को रोक सके, लेकिन उसकी वो महान कही जाने वाली ढालें मेरी तलवार के आगे पटाखों की तरह एक एक करके फटने लगीं। जब उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगा तो हेतु गुस्से में जोर से चिल्लाया और उसका शरीर अचानक हवा में 3 फीट और बड़ा हो गया। उसने अपनी आखिरी तरकीब किंग कॉन्ग डेमन बॉडी, धातु जैसी अमर राक्षसी काया को जगा लिया था और किसी तरह मेरी उस भयंकर तलवार की धार को झेलने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आखिरी औकात लगा दी थी और उसकी किंग कॉन्ग डेमन बॉडी ने मेरी तलवार की आधे से ज्यादा ताकत को सोख भी लिया था। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन मैंने अपनी आंखों में ठंडी चमक लाते हुए अपने होंठों से सिर्फ 3 शब्द निकाले, जी, परम तलवारबाजी। ये बोलते ही मेरी तलवार की रोशनी 10 गुना और बढ़ गई। भाई साहब, नजारा देखने लायक था। वो छुआ कियाओ लेवल का महाराक्षस जो खुद को भगवान समझ रहा था, मेरी एक ही धारदार लहर से सीधे डीकैपिटेट यानी धड़ से सिर अलग हो गया। उसका कटा हुआ सिर फुटबॉल की तरह हवा में उछला। कल्ट्स के बाकी चमचों ने जब देखा कि उनका सबसे बड़ा डॉन हेतु पलक झपकते ही हवा में उड़ती तलवार से गाजर की तरह काट दिया गया है, तो सालों की रूह कांप गई। वो सब अपनी अपनी चप्पलें हाथ में उठाकर दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे पीछे यमराज पड़ गया हो। पूरे शूशान के चेलों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी जोरदार चीखों और नारों से आसमान गूंज उठा। हेतु का काम तमाम करने के बाद मैं उड़ता हुआ नीचे आया, अपनी उस छोटी शिमेई के सामने रुका और चेहरे पर कपड़ा बंधे होने के बावजूद अपनी आंखों से एक हल्की सी मुस्कान थी। इसके तुरंत बाद मैं अपनी तलवार पर सवार हुआ और बादलों को चीरता हुआ अनंत आसमान में गायब हो गया। शिमेई अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से मुझे जाते हुए देखती रही। उसे मेरे जाने के बाद एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। एक धुंधली सी याद आई, पर वो लाख कोशिश करने के बाद भी पहचान नहीं पाई कि वो मैं था। जब तक बाकी लोग अपनी फटी आंखों को मलते हुए होश में आते, तब तक मेरा सिग्नेचर पूरी तरह गायब हो चुका था, मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो। तभी शूशान का एक बुढ़ा महाअनुभवी बुजुर्ग उस तरफ देखते हुए पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, जी, परम तलवारबाजी। अगर मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तो यह शूशान की वो परम गुप्त कला थी जो हजारों साल पहले इतिहास के पन्नों में खो चुकी थी। वहां से निकलकर मैं बिना किसी को भनक लगे चुपचाप अपने उसी पुराने ठिकाने लॉक डीमन टावर में वापस आ गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उस प्राचीन तावीज का असर खत्म हो गया और मैं वापस चुकियाओ से अपने असली नेसेंट सोल लेवल पर आ गिरा। सोचो भाई, एक चुकियाओ लेवल के महायोद्धा को धूल चटाने के बाद भी मेरे अंदर रत्ती भर का घमंड नहीं आया, बल्कि इस लड़ाई ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी कि उधार की ताकत से कब तक चलेगा। मेरी खुद की असली कल्टीवेशन अभी बहुत कम है। हाँ, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, शूशान की इस में दम तो बहुत है। अब सही मौका था कि मैं इसके दूसरे लेवल यानी रेंज जानहेई, इंसान और तलवार एक रूप की तैयारी शुरू करूं। जब मैं अंदर आराम से कल्टीवेशन की सेटिंग बैठा रहा था, बाहर इस घटना ने भूचाल ला दिया था। घोस्ट आइलैंड का वो खूंखार डॉन हेतु शूशान के एक रहस्यमयी तलवारबाज के हाथों एक ही झटके में मार दिया गया। ये खबर आग की तरह फैली। जो डेमन कल्ट्स शूशान को निगलने की सोच रहे थे, उनके हौसले पस्त हो गए। यहां तक कि जो दूसरे नेक और भले संप्रदाय थे, उनके भी कान खड़े हो गए। वैसे भी आज के जमाने में दुनिया की नेचुरल एनर्जी वैसी नहीं रही जैसी हजारों साल पहले हुआ करती थी। आज के टाइम पर चुकियाओ लेवल के कल्टीवेटर्स ढूंढने से भी नहीं मिलते, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ऊपर से शूशान जैसी टूटी फूटी गुजरे जमाने की जमीन से ऐसा सूरमा निकल आएगा, ये सोचकर ही पूरी कल्टीवेशन इंडस्ट्री सदमे में थी। 3 दिन और बीत गए। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने जी के दूसरे लेवल यानी इंसान और तलवार एक रूप की कला पर थोड़ी बहुत पकड़ बना ली थी। मैं आगे की प्रैक्टिस शुरू करने ही वाला था कि तभी टावर के बाहर से मुझे किसी के हल्के और जाने पहचाने कदमों की आहट सुनाई दी। भैया, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। इस बार मेरी छोटी शिमेई की आवाज में एक अलग ही लेवल की खुशी और खनक थी। वो चहकती हुई अंदर आई और बोली, भैया, आज मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल मेनू तैयार किया है। देखो, आपके लिए मसालेदार फिश और सॉसी मटन चाप लेकर आई हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मजे लिए। अरे वाह शिमेई, आज तो बड़े ठाठ हैं। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि बाहर कुछ बड़ा पटाखा फूटा है। इतनी खुश क्यों हो? वो उछलते हुए बोली। अरे भैया, आपको क्या बताऊं,
2-3 दिन पहले वो भूतिया टापू का राक्षस हेतु हमारे संप्रदाय में घुस आया था। वो तो हमारे चीफ को मारने ही वाला था कि तभी हमारे शूशान के एक महान रहस्यमयी सोड इमॉर्टल हवा को चीरते हुए आ गए। उन्होंने उस राक्षस को वहीं ढेर कर दिया। भैया, अब तो उन दुष्ट कल्ट्स के चेलों की ऐसी फटी है कि वो हमारे शूशान के इलाके से दुम दबाकर भाग चुके हैं। अब किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। वह बच्चों की तरह हाथ पैर हिलाकर हवा में पंच मारते हुए बोली, भैया मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद वहां मौजूद थी। मैंने अपनी इन 2 आंखों से उन पूर्वज का वो जलवा देखा है। सिर्फ एक कड़कड़ाती हुई तलवार और उस राक्षस का सिर धड़ से अलग। और सुनो, सबसे बड़ी बात, वो महान पूर्वज जब आसमान में वापस जा रहे थे तो उन्होंने खास तौर पर रुककर मेरी तरफ देखा और मुझे शाबाशी दी, मेरी तारीफ की। उस घटना को याद करके उसका खून अभी भी जोश मार रहा था और इधर मैं मन ही मन अपनी हंसी दबा रहा था। मुझे अच्छे से पता था कि यह पगली जिस महान पूर्वज के गुणगान गा रही है वो और कोई नहीं बल्कि उसके सामने बैठा उसका यह अपाहिज भाई ही है। मैंने जानबूझकर मजे लेते हुए पूछा, अच्छा वो शूशान के पूर्वज सच में इतने खतरनाक थे क्या? कहीं तुम बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रही? अरे भैया, वो खतरनाक नहीं, महा खतरनाक थे। वो तुनक कर बोली, काश मेरे पास उन पूर्वज की आधी ताकत भी होती तो मैं भी हाथ में तलवार लेकर पूरी दुनिया की सैर पर निकल जाती और दुष्टों का संहार करती। उसकी ये मासूमियत और हवा में छोटे छोटे घूंसे भांजने का स्टाइल देखकर मेरी हंसी छूट गई। लेकिन भाई, हंसी के पीछे एक कड़वा सच भी था। 3 साल पहले भी यह बेचारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर अटकी थी और आज 3 साल बाद भी यह उसी कछुए की रफ्तार पर बैठी थी। इस कल्ट की दुनिया में जहां लोग रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, इसका यह लेवल तो ऐसा था कि कोई भी राह चलता इसे कूट के चला जाए। ऐसे में परम तलवारबाज बनना तो दूर, इसके लिए अगला लेवल यानी गोल्डन कोर छूना भी 7 जन्म का सपना लग रहा था। मैंने उसकी लाई हुई मसालेदार मछली और मटन चाप की तरफ देखा और सोचा, यार इस बेचारी ने अपने हिस्से का खाना बचा बचाकर मुझे इतने सालों से खिलाया है। सबने साथ छोड़ दिया पर इसने नहीं छोड़ा। चलो आज इसका थोड़ा सा भला कर ही देता हूं। मैंने बिना कोई तमाशा किए हवा में अपनी एक उंगली उसकी तरफ उठाई और एक जबरदस्त स्पिरिचुअल वेव सीधे उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। मेरी उंगली का इशारा होते ही शिमेई का नाजुक शरीर जोर से कांपा। उसे ऐसा लगा जैसे कड़कड़ाती ठंड में किसी ने उसकी रगों में गुनगुना और बेहद ताकतवर पानी बहा दिया हो। वो जादुई ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ने लगी और जो कल्टीवेशन का अड़ंगा बैरियर सालों से उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, वो शीशे की तरह चटकने लगा। मैंने तुरंत अपनी आवाज उसके दिमाग में गूंजती हुई भेजी, दिमाग को शांत करो, अपनी ऊर्जा को एक जगह समेटो और इसी वक्त अगले लेवल का दरवाजा तोड़ दो। शिमेई अंदर से बुरी तरह हिल गई थी कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, पलथी मारी और ध्यान में बैठ गई। ठीक आधे घंटे बाद एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से एक नई और शुद्ध ऊर्जा निकली। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड स्टेज में कदम रख दिया था। सालों का सूखा आधे घंटे में खत्म। भैया, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे उसने साक्षात भगवान देख लिए हों। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या अभी अभी यह चमत्कार आपने किया? आपने मेरी कल्टीवेशन का बैरियर तोड़ दिया। उसे अच्छे से पता था कि शूशान के बड़े बड़े एल्डर्स भी किसी चेले की कल्टीवेशन को इस तरह मलाई की तरह मक्खन से बाहर नहीं निकाल सकते थे जैसे मैंने बिना छुए कर दिया था। मैं बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसका दिमाग और तेजी से दौड़ा। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, भैया इसका मतलब क्या आपकी कल्टीवेशन वापस आ गई है? आपने फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है? इस बार मैंने अपनी ताकत को और छुपाना ठीक नहीं समझा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हाँ समझ लो कुछ ऐसा ही है, लेकिन सुन, मेरी कल्टीवेशन वापस आने की बात इस टावर के बाहर किसी के भी कान में नहीं पड़नी चाहिए। इसे बिल्कुल सीक्रेट रखना। आप फिक्र मत करो भैया, अगर किसी ने मेरी जबान से एक शब्द भी निकलवा लिया तो मेरा नाम बदल देना। मैं इस राज को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। उसने सीने पर हाथ रखकर कसम खाई जैसे कोई बड़ी जासूस हो। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया और वो धीरे से बोली, वैसे भैया एक और बहुत जरूरी और अजीब खबर है जो मुझे आपको बतानी है। उस दिन जब हमारे चीफ और उस भूतिया टापू के राक्षस हेतु के बीच वो भयंकर लड़ाई हो रही थी, तब हमारे चीफ पिताजी को बहुत गहरी चोटें आई थीं। मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। कसम से भैया, बहुत गंभीर सिचुएशन है। और सबसे बड़ा रायता तो अब फैला है। जैसे ही मार्केट में यह खबर लीक हुई कि हमारे चीफ बेड रेस्ट पर हैं और उनकी हालत खस्ता है, हमारे शूशान के अंडर आने वाले जो 6 बड़े तलवारबाज घराने 6 ग्रेट सोर्ड सेट्स हैं, सालों के पर निकल आए हैं, वो सब अब अपनी अलग ढपली अलग राग बजाने की फिराक में हैं और शूशान की गुलामी छोड़कर आजाद होना चाहते हैं। इस बगावत की वजह से हमारे छोटे भाई यंग चीफ का दिमाग फट रहा है। वो अकेले सब संभालने में पागल हो चुका है। उसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखें हल्की सी भींच गईं और उनमें एक ठंडी चमक आ गई।
अरे भाई, मुझे इन 6 घरानों की नस नस का पता था। जब मैं इस संप्रदाय का यंग चीफ हुआ करता था, तब इन सालों ने मेरा भी खून खूब चूसा था। नाम के लिए तो ये सब शूशान के तलवे चाटते थे और हमारे अंडर आते थे, लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ हजारों सालों में शूशान कमजोर पड़ता गया, इन 6 घरानों के पेट में चोर बैठने लगा। ये बस मौके की तलाश में थे कि कब शूशान गिरे और ये अपनी अलग दुकान खोलें। हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों राक्षसों ने शूशान पर इतना बड़ा हमला किया और इन 6 घरानों के बड़े बड़े सूरमा अपने अपने घरों में रजाई ओढ़कर सो रहे थे। सालों ने अपनी एक चींटी तक मदद के लिए नहीं भेजी। खैर, मैंने शिमेई की बात सुनकर बस अपना सिर हिला दिया और ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि मेरा वो सस्ता चीफ बाप, जिसने पूरे शूशान पर 100 साल से ज्यादा राज किया है, वो इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि एक हार से हमेशा के लिए ढेर हो जाए। उसके पास अभी भी कई पत्ते बाकी होंगे। और रही बात उन 6 घरानों की औकात की, तो भाई, उनके बारे में सोचकर मैं अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करूं? वो मेरे सिरदर्द का हिस्सा नहीं थे। मेरे लिए सबसे बढ़िया काम यही था कि मैं इस लॉक डीमन टॉवर के एकांत में दुबका रहूं, दबाकर कल्टीवेशन करूं और अपनी ताकत को उस लेवल पर ले जाऊं जहां पूरी दुनिया मेरे सामने घुटने टेक दे। उस ऐतिहासिक जंग के बाद पूरे संप्रदाय को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था और शूशान का श्वानश्याओ सोर्ड फॉर्मेशन पूरी ताकत से एक्टिव कर दिया गया था। अब बाहर की दुनिया का हाल सुनो। पूरी कल्टीवेशन इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चर्चा थी। हर छोटा बड़ा संप्रदाय, हर राजा महाराजा सिर्फ एक ही सस्पेंस में मरा जा रहा था कि आखिर वो मिस्टीरियस सोर्ड्समैन कौन था, जिसने अपनी एक ही कड़कड़ाती हुई तलवार की धार से ब्लड स्लॉटर एंसेस्टर, यानी वही भूतिया टापू का खूंखार बुढ़ा हेतु का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका असली वजूद क्या है और वो शूशान के किस कोने में छुपा बैठा है? पूरी दुनिया इस राज को सुलझाने के लिए पागल हो रही थी और इधर मैं टावर के अंधेरे में बैठकर आराम से अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। मार्केट में अफवाहों का बाजार तो ऐसा गर्म था जैसे तपती दोपहरी में लोहे का तवा। बाहर लोग कयास लगाने में अपनी चप्पलें घिस रहे थे। कोई कह रहा था कि यह शुआनश्याओ सोर्ड सेक्ट के वो बूढ़े पूर्वज हैं जो सैकड़ों सालों से ऐसी गुफा में बंद थे जहां मौत भी जाने से डरती है, और वो अब बाहर आ गए हैं। तो कोई ज्ञान फैल रहा था कि सालों पहले गायब हुआ कोई लेजेंडरी सोर्ड इमॉर्टल वापस लौट आया है। कुछ लोग तो यहां तक अफवाह उड़ा रहे थे कि शूशान ने इस लॉक डीमन टॉवर की गहराइयों में अपनी कोई ऐसी खूंखार गुप्त ताकत छुपा रखी है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन बाहर दुनिया में चाहे जितनी भी बकवास चल रही हो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो आराम से इस खूंखार वैली के सबसे गहरे, अंधेरे और निचले हिस्से में पलथी मारकर बैठ गया था। यहाँ का माहौल ऐसा था कि साला डेमोनिक ची खौफनाक तरीके से उबल रही थी और ऐसी बर्फीली जहरीली हवाएं चल रही थीं कि हमारे संप्रदाय के नासेंट सोल लेवल के बड़े बड़े सुरमा भी यहां आने का नाम सुनकर पैंट गीली कर लें। लेकिन मेरे लिए तो यह जगह किसी मखमली गद्दे और 5 स्टार होटल से भी बढ़कर थी। जब से मुझे इस टावर के अंदर ताइशु मिशी द अल्टीमेट वॉइड डिस्ट्रॉयर सोर्ड स्क्रिप्चर का असली और पूरा वर्जन मिला, तब से मेरी आंखें खुल गईं। मुझे समझ आया कि पहले मैं तलवारबाजी के नाम पर जो सीख रहा था वो तो सिर्फ बच्चों का खिलौना था, बस ऊपरी दिखावा था। असली तलवारबाज बनने के लिए सिर्फ तलवार की कलाबाजी नहीं दिखाई जाती, बल्कि अपनी तलवार की इच्छा, सोर्ड हार्ट और खुद के शरीर को इस पूरी कायनात के साथ एक सुर में मिलाना पड़ता है। मैं इस खूंखार घाटी में बैठकर जो जहरीली ऊर्जा सोख रहा था, उससे न सिर्फ मेरी कल्टीवेशन रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी, बल्कि उस भयानक दबाव से मेरा इरादा और मेरी आत्मा भी लोहे की तरह मजबूत हो रही थी। देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए। अब मेरे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी भारी और गहरी हो चुकी थी कि मेरे डैंटियन के अंदर का नासेंट सोल अपनी आखिरी लिमिट तक ठोस हो चुका था, मानो वो अब फटने को तैयार हो। मैं जब अपनी उंगली भी हिलाता तो मेरी स्पिरिचुअल पावर का समंदर उबलने लगता और तलवार की ऐसी धार निकलती जैसे आसमान में बाज उड़ रहा हो। लेकिन भाई, मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं एक झटके में अगला लेवल सोल फॉर्मेशन तोड़ सकता था, पर मैंने खुद को रोक कर रखा। क्यों? क्योंकि मैं कोई ऐरा गैरा कल्टीवेटर नहीं बनना चाहता था। युआनिंग से हुआशेन जाना कोई मामूली बात नहीं है, ये इंसान से भगवान बनने जैसा बदलाव है। अगर मैं सिर्फ ऊर्जा का ढेर लगाकर जबरदस्ती अगला लेवल पा भी लेता तो मैं दुनिया का सबसे कमजोर और फुस हुआशेन कल्टीवेटर बनता। और अपना स्टाइल तो शुरू से क्लियर है। अपूर्ण को कल्टीवेशन की गली का मामूली गुंडा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का किंग बनना था। मुझे ऐसा बनना था कि अपने लेवल पर तो क्या, अपने से ऊंचे लेवल वाले को भी पटक पटक के धो सकूं। इसलिए मैंने अपनी ताकत को दबाना शुरू किया। मैं अपनी बॉडी, अपने दिमाग, अपनी मानसिक शक्ति और अपनी तलवार की धार को रोज पत्थर पर रगड़ रगड़ कर चमकाने लगा। मेरा डेली रूटीन सेट था। दिन में भयानक जहरीली ऊर्जा को डकारना और रात में अंधेरे में बैठकर तलवार के गुप्त रहस्यों को डिकोड करना। इस बीच मेरी प्यारी छोटी शिमेई शैन तिंगलान हमेशा की तरह चुपके चुपके मेरे लिए टिफिन लेकर आती रही। अब जब भी वो मुझे देखती,
उसकी आंखों में वो खुशी और गर्व साफ झलकता जिसे वो छुपा नहीं पाती थी, क्योंकि अब उसे अच्छे से पता चल चुका था कि उसका यह भाई कोई अपाहिज या लूजर नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसा छुपा रुस्तम है जो पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स को एक हाथ से बजा सकता है। लेकिन वो लड़की निकली बहुत समझदार और सयानी। उसने मुझसे कभी कोई फालतू सवाल नहीं पूछा। मैं जितना बताता वो उतना ही सुनती, कभी अपनी तरफ से पंचायती नहीं करती थी। वो बस चुपचाप खाना लगाती और मुझे बाहर की दुनिया की गॉसिप सुनाती, जैसे कि कौन से बड़े बुजुर्ग का घाव अब ठीक हो गया है, किस पड़ोसी शहर में कौन से नए गुंडों ने बवाल काटा है, या फिर हमारे चीफ ये त्यान्युआन के गुफा में बंद होने के बाद मेरा छोटा भाई ये लिंगचुआन कैसे पूरे संप्रदाय की पंचायत संभालने में अपनी जान खपा रहा है। भाई की बातें सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल सपाट रहता, मेरे दिल में कोई हलचल नहीं होती थी। सोचो, एक वक्त था जब मुझसे मेरी यंग चीफ की गद्दी छीन ली गई थी और मुझे इस नरक में फेंक दिया गया था। अगर मेरी जगह कोई और आम लड़का होता तो ताकत वापस मिलते ही सबसे पहले बाहर भागता, अपनी गद्दी वापस छीनता और उन हरामखोरों की लाइन लगाकर कुटाई करता जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन अपुन का लेवल बहुत ऊपर उठ चुका था। मेरी नजर में वो संप्रदाय के चीफ की कुर्सी किसी कचरे के डिब्बे जैसी थी, उसकी कोई औकात नहीं थी। बाहर से देखने में भले ही वो पद बहुत चमकीला और रौबदार लगता हो, पर असल में वो सिर्फ एक सिरदर्द है। दुनिया भर के फालतू के काम, संप्रदायों के आपसी झगड़े, चेले चपाटों की बगावत, रिसोर्सेज का बंटवारा, राजनीति, इन सब बकवास में फंसकर इंसान अपनी कल्टीवेशन भूल जाता है। और भाई, मुझे तो ग्रेट एम्परर के रास्ते पर चलना था। शूशान संप्रदाय का चीफ बनकर मैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारता? सच कहूं तो अगर मेरे उस बूढ़े बाप, छोटे भाई और इस मासूम शिमेई का मोह मेरे दिल में ना होता तो उस दिन जब वो ब्लड स्लॉटर एंसेस्टर हमला करने आया था, मैं अपनी उंगली तक नहीं हिलाता। वो सब भाड़ में जाते, मुझे क्या। तभी एक दिन शेन तिंगलान ने दबे पांव मुझसे हिचकिचाते हुए पूछा, भैया, अगर मान लो किसी दिन हमारे संप्रदाय को आपकी असली ताकत का पता चल गया और वो सब आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांगने लगे कि प्लीज वापस आकर हमारे यंग चीफ बन जाओ, तब आप क्या करोगे? मैंने उसकी बात सुनी, जोर से ठहाका लगाया और बेहद लापरवाही से कहा, तो वो कुर्सी उठाकर किसी और को दे देना। मुझे उस फालतू के खिलौने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था और न कभी होगा। मेरी बात सुनकर शेन तिंगलान एकदम हक्की बक्की रह गई, मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो तो सोच रही थी कि मेरे दिल में कोई पुरानी टीस या गुस्सा होगा, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस गद्दी को अपने जूतों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। उसने जब मुझे उस उबलती हुई जहरीली ऊर्जा के बीच शांत बैठे देखा तो उसे समझ आ गया कि इस बंदे की नजरें अब शूशान के इस छोटे से कुएं पर नहीं है। मेरी मंजिल तो अब उस आसमान के भी पार, बहुत ऊंचे और बहुत दूर किसी मुकाम पर थी। और फिर 3 महीने और बीत गए और आज के दिन इस भयानक लॉक डीमन टॉवर, डेमन वैली एबिस के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस पूरी घाटी की बुनियाद हिलाकर रख दी। अचानक इस खूंखार घाटी की गहराइयों में एक जबरदस्त भूचाल आया, मानो धरती फट जाएगी। यहां बिखरी हुई वो अंतहीन जहरीली डेमोनिक छी किसी चुंबक की तरह मेरी तरफ खींची चली आने लगी और पागलों की तरह मेरे शरीर के चक्कर काटने लगी। पहले ये दायरा कुछ मीटर का था, फिर सैकड़ों मीटर हुआ और देखते ही देखते हजारों मीटर तक फैल गया। पूरी घाटी की वो खूंखार ऊर्जा अब एक विशालकाय ब्लैक वोर्टेक्स में बदल चुकी थी और भाई साहब, उस विनाशकारी बवंडर का सेंटर पॉइंट और कोई नहीं बल्कि मैं खुद था। इस समय मेरे डैनेटियन के अंदर बैठा वो नेसेंट सोल किसी धधकते हुए सूरज की तरह चमक रहा था, अपनी आखिरी लिमिट को पार कर चुका था। मेरी स्पिरिचुअल सेंस भी केंचुली बदलकर एक महाशक्तिशाली रूप ले रही थी और तभी मैंने अपनी आंखें झटके से खोल दी। बूम! मेरे शरीर से एक ऐसी खूंखार और डिवाइन प्रेशर निकली कि पूरी घाटी थरथर कांप उठी। मेरे डैनेटियन में बैठे उस युवानेंग ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और एक कदम आगे बढ़ाया। वो पलक झपकते ही मेरी मानसिक शक्ति के साथ घुल मिल गया और एक असली दिखने वाले साए एवेटार में बदल गया। युवानेंग शरीर से बाहर आ चुका था और मेरी दिव्य आत्मा का रूप ले चुका था, यानी मेरा सोल फॉर्मेशन लेवल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। उस एक सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो पूरी डेमन वैली मौत के सन्नाटे में डूब गई हो और अगले ही पल वहां मौजूद वो सारी भयानक जहरीली ऊर्जा मेरे सामने ऐसे घुटनों के बल बैठ गई जैसे कोई गुलाम अपने राजा के सामने झुकता है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, मेरे लंबे बाल बिना हवा के ही हवा में लहरा रहे थे। मेरी आंखें इतनी गहरी और डरावनी हो चुकी थीं कि अगर कोई आम युवानाइंग कल्टीवेटर सिर्फ मेरी आंखों में झांक भी लेता तो उसका दिमाग वहीं के वहीं ब्लास्ट हो जाता। सच कहूं तो अगर अब मुझे वो ब्लड स्लॉटर एंसेस्टर जैसा बुढ़ा दोबारा मिल जाता तो मुझे उस प्राचीन तावीज की उद्धारी ताकत की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं अकेले अपने इस एक हाथ के दम पर उसकी चटनी बना देता और उसे नर्क का रास्ता दिखा देता। लेकिन भाई, अपूर्ण के पैर अभी भी जमीन पर थे। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी मैं इस टावर से बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि हुआशेन लेवल तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। मेरी बुनियाद भले ही दुनिया के बाकी कल्टीवेटर्स से लाख गुना मजबूत हो चुकी थी, लेकिन रास्ता जितना लंबा होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी और सब्र की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से इस लॉक डीमन टॉवर के सबसे निचले हिस्से में अभी भी ऐसे कई खूंखार राज दफन थे जिन्हें मैं पूरी तरह खंगाल नहीं पाया था।
जैसे कि उस स्लैश हेवन बर्निंग नाम की कटी फटी तलवार का असली और डरावना इतिहास क्या है, या फिर जो ताइशु मीशी किताब मुझे मिली थी उसके आखिरी पन्नों में लिखी वो कौन सी फॉरबिडन किलिंग मूव है जो पूरी दुनिया को राख कर सकती है। और सबसे बढ़कर इस घाटी के सबसे आखिरी छोर पर खड़ा वो विशाल कांस्य का प्राचीन दरवाजा जो सदियों से बंद था। मेरी छठी इंद्री चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई ऐसा महा खजाना या महा अवसर छुपा है जो मुझे सीधे एम्परर की गद्दी पर बैठा सकता है। पर जहां एक तरफ मैं अंदर अपनी कल्टीवेशन की सेटिंग सुधारने में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ बाहर शूशान संप्रदाय में राजनीति का एक नया नाटक शुरू हो चुका था और बाजी फिर से पलटने वाली थी। जैसे ही मार्केट में यह खबर आई कि हमारे चीफ ये तियान्युआन की चोटें अब ठीक हो चुकी हैं और वो पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं, संप्रदाय के गलियारों में दबी जबान से एक नई कानाफूसी शुरू हो गई। लोग आपस में खुसफुस करने लगे कि संप्रदाय को संभालने के लिए अब एक बार फिर से यंग चीफ की गद्दी को दोबारा भरा जाएगा। साले फिर से वही पंचायत शुरू करने वाले थे और उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस गद्दी के लिए वो अंदर ही अंदर साजिशें रच रहे थे उसे मैं अपने जूतों की धूल भी नहीं समझता था, क्योंकि साले अब फिर से वही घिसी पिटी पंचायत शुरू करने वाले थे। सब जानते थे कि 3 साल पहले जिस मुझे गद्दारी के झूठे आरोप में फंसाकर कल्टीवेशन छीनकर इस नरक में फेंका गया था, वो सब एक सोची समझी साजिश थी। अब जब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था और ऊपर से उस रहस्यमयी तलवारबाज जो कि खुद मैं ही था ने शूशान को मसीहा बनकर बचाया था, तो संप्रदाय के उन बूढ़े एल्डर्स के दिमाग के बंद ताले भी अब खुलने लगे थे। वो संप्रदाय के भविष्य को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो गए थे। मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया था। कुछ बुजुर्ग वकालत कर रहे थे, अरे भाई उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, उसका हक उसे वापस दो, उसे फिर से यंग चीफ बनाओ। तो कुछ चमचे अपनी रोटियां सेकते हुए कह रहे थे, नहीं नहीं, अब तो संप्रदाय का पूरा कामकाज छोटा भाई ये लिंगचुआन संभाल रहा है, तो उसी को परमानेंट राजा चीफ बना देना चाहिए। कुल मिलाकर संप्रदाय के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बीच अंदर ही अंदर कुर्सी का ऐसा गेम चल रहा था कि पूछो मत। एक दिन संप्रदाय के मेन हॉल में इसी बात पर माथापच्ची हो रही थी। हमारे चीफ बाप ये तियान्युआन काफी देर तक चुपचाप सबकी बकवास सुनते रहे। जब सब भौंक भौंक कर थक गए, तब उन्होंने अपनी भारी आवाज में सिर्फ एक लाइन बोली जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। अब इस टॉपिक पर आगे कोई बहस नहीं होगी। सारे बुजुर्ग मुंह बाएं उनकी तरफ देखने लगे। तियान्युआन ने अपनी उलझी हुई और भावुक आंखों से सबको देखा और धीरे से कहा, मेरा वो बड़ा बेटा, अगर वो खुद चाहे तो यह चीफ की कुर्सी शुरू से उसी की थी और हमेशा रहेगी, लेकिन अगर उसका मन इस कुर्सी पर बैठने का नहीं है तो इस पूरी दुनिया में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो जबरदस्ती उसे इस पर बैठा सके। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरा छोटा भाई ये लिंगचुआन खुद चलकर इस खूंखार वैली के बाहर आया। 3 साल पहले जो लड़का थोड़ा बचकाना और जज्बाती हुआ करता था, आज संप्रदाय की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते संभालते वो काफी मैच्योर हो चुका था। उसके चेहरे से वो लड़कपन गायब था और उसकी जगह एक गंभीर लीडर की झलक साफ दिख रही थी। वो उस भयानक घाटी के मुंह पर आकर खड़ा हुआ और अंदर अंधेरे की तरफ देखते हुए बहुत ही तमीज और अदब से चिल्लाया, भैया, संप्रदाय के सारे बुजुर्ग मीटिंग कर रहे हैं। वो सब आपका यंग चीफ का पद आपको वापस लौटाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसी वक्त इस कुर्सी से हट जाता हूं और आपके पीछे चलने को तैयार हूं। उसकी आवाज इस गहरी घाटी की दीवारों से टकराकर काफी देर तक गूंजती रही। अंदर सन्नाटा छाया रहा और फिर उस अंधेरे के सबसे गहरे कोने से मेरी बेहद शांत, ठंडी और बेपरवाह आवाज बाहर निकली, वो चीफ की कुर्सी जैसी है वैसी ही रहने दो। तुम उस पर बैठे हो, बैठे रहो। और सुनो, आज के बाद इस संप्रदाय में मेरा नाम दोबारा मत लेना। यह सुनते ही लिंगचुआन का दिल धक से रह गया। उसे एक जबरदस्त शौक लगा। वो तो सोच रहा था कि भले ही मैं ये गद्दी ठुकरा दूं, पर मना करने से पहले थोड़ा बहुत तो सोचूंगा, थोड़ा नखरा तो दिखाऊंगा। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस ऑफर को ऐसे लात मार दूंगा जैसे कोई रास्ते में पड़े बेकार पत्थर को मारता है। मैं शूशान संप्रदाय के होने वाले किंग का पद नहीं छोड़ रहा था, बल्कि उसकी नजर में मैं एक बहुत ही मामूली और फालतू सी चीज को कचरे में फेंक रहा था। अभी वो सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि मेरी आवाज जब दोबारा गूंजी। शूशान को आज एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो यहीं रहकर इस संप्रदाय की रक्षा कर सके और इसे संभाल सके। और मैं यहां हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं आया हूं। मेरी मंजिल बहुत आगे है, इसलिए ये कुर्सी तुम्हारे लिए ही सबसे बेस्ट है। इसे तुम ही संभालो। मेरी ये बात सुनकर लिंगचुआन पत्थर की मूरत बन गया। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसका यह बड़ा भाई सिर्फ यंग चीफ का पद ही नहीं ठुकरा रहा है, बल्कि वो अपने हाथों से इस संप्रदाय की दौलत, शोहरत, राजनीति और पावर के साथ अपना आखिरी कमजोर धागा भी हमेशा हमेशा के लिए काट रहा है। उसे साफ दिख गया था कि आज के बाद मैं इस शूशान की छोटी सी दुनिया के बंधनों से पूरी तरह आजाद हो चुका हूं और मेरी असली उड़ान तो अब ब्रह्मांड के उस छोर पर होने वाली है जहां सिर्फ ग्रेट एम्परर राज करते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे लिए शूशान सिर्फ एक गुजरा हुआ कल था। अगर आगे कभी इस संप्रदाय पर कोई बड़ी मुसीबत आई
तो हो सकता है कि तुम पुरानी यादों और अपनों के मोह में आकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा दो, लेकिन कोई तुम्हें दोबारा इस संप्रदाय की कड़वी राजनीति और बंधनों में जकड़ ले। अब किसी माई के लाल में इतना दम नहीं था। तुम्हारी इस बेरुखी और महानता को देखकर आखिर में छोटे भाई ये लिंगचुआन ने उस गहरी डरावनी घाटी की तरफ बहुत ही इज्जत और अदब से झुककर प्रणाम किया। उसने छाती तान कर कहा, भैया आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब तक मेरी रगों में खून की आखिरी बूंद बाकी है, मैं इस शूशान संप्रदाय का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा और इसकी व्यवस्था को टूटने नहीं दूंगा। तुमने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब इन इंसानी पंचायतों से बहुत ऊपर उठ चुका था। तुमने दोबारा अपनी आंखें मूंद लीं और कल्टीवेशन में लीन हो गए। तुम्हारे चारों तरफ वो भयानक जहरीली ऊर्जा एक जादुई चक्र की तरह घूमने लगी और तुम्हारी दिव्य आत्मा तलवार की धार जैसी नुकीली और चमकदार हो गई। और ठीक उसी सेकंड इस खूंखार घाटी के सबसे निचले और अंधेरे छोर पर खड़ा वो रहस्यमयी ब्रॉन्ज एंशियंट डोर जो सदियों से बंद था, उसमें एक बेहद हल्की सी कड़कड़ाहट और थरथराहट हुई। ऐसा लगा मानो उस बंद दरवाजे के पीछे सोई हुई कोई सदियों पुरानी महाशक्तिशाली बला या कोई प्राचीन देवता अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो। यह महसूस होते ही तुम्हारे होंठों पर एक कातिलाना और कमीनी मुस्कान आ गई। चलो भाई, आखिरकार अब लाइफ में थोड़ा असली मजा आने वाला है। जब से तुमने सोल फॉर्मेशन लेवल को तोड़ा था, तब से तुम्हारे और इस पूरी कायनात के बीच एक ऐसा जादुई कनेक्शन बैठ चुका था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो घाटी की खूंखार और जहरीली ऊर्जा जो दूसरों को तड़पा तड़पा कर मार देती थी, अब तुम्हारे शरीर के पास आते ही एकदम पालतू बिल्ली की तरह सीधी हो जाती थी और शांत लहरों की तरह बहने लगती थी। इधर तुम्हारी उस परम गुप्त किताब ताइशु के दूसरे लेवल यानी इंसान और तलवार एक रूप की प्रैक्टिस भी अपने चरम पर पहुंच रही थी। लेकिन भाई, तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इस बदली हुई खूंखार ताकत को संप्रदाय का चीफ बाप या वो बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले बुजुर्ग नहीं पहचान पाएंगे, बल्कि उसे सबसे पहले भांपेगी तुम्हारी वही भोली भाली छोटी शिमेई शेन तिंगलान। हमेशा की तरह वो आज भी अपने हाथों में बढ़िया गरम गरम खाना लेकर टिफिन दबाए घाटी की तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने घाटी के बाहरी गेट पर अपना पहला कदम रखा, अचानक हवा में तैरती एक अदृश्य खूंखार तलवार की इच्छा ने उसे ऐसा तगड़ा झटका मारा कि बेचारी को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। उस अदृश्य तलवार की धार ने उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, लेकिन हवा में इतनी तीखी और नुकीली कड़वाहट थी कि उसका कलेजा कांप गया। वो घबराकर चारों तरफ देखते हुए अपने आप से बुदबुदाई, अरे यार, ये क्या बवाल है? पहले तो यहां ऐसा दम घोटने वाला और डरावना दबाव कभी महसूस नहीं हुआ। वहां खड़े पहरेदार चेले तो रोज के आदी थे। उन्होंने बस इतना कहकर बात टाल दी कि अरे छोटी सिस्टर, ये तो घाटी के अंदर होने वाली रोज की मामूली हलचल है, डरो मत। लेकिन शेन तिंगलान का दिमाग कोई बच्चों का नहीं था। उसे तुरंत वो ऐतिहासिक दिन याद आ गया जब वो खूंखार बुढ़ा ब्लड स्लॉटर एंसेस्टर शूशान को तबाह करने आया था और आसमान को चीरते हुए वो रहस्यमयी नकाबपोश तलवारबाज मसीहा बनकर उतरा था। उस दिन भी हवा में बिल्कुल ऐसी ही बर्फीली, शुद्ध और कातिलाना तलवार की गूंज थी, मानो पूरी दुनिया एक तरफ और उस बंदे की तलवार एक तरफ। ये सोचते ही शिमेई का दिल जोर से धड़का और उसकी रूह कांप गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में? वो घबराती हुई और तेज कदमों से घाटी के अंदर उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम वहां शान से पलथी मारकर बैठे थे और तुम्हारे चारों तरफ वो भयानक काली ऊर्जा एक बहुत बड़े बवंडर की तरह गोल गोल घूम रही थी। लेकिन भाई, असली जादू तो अब हुआ। जैसे ही वो शिमेई तुम्हारे 3 मीटर के दायरे के पास पहुंची, वो सारी खूंखार जहरीली ऊर्जा अचानक डर के मारे साइड हट गई, मानो किसी राजा के आने पर सिपाही रास्ता छोड़ देते हैं। उसे साफ दिख रहा था कि वो सारी विनाशकारी ताकत तुम्हारे सामने घुटने टेके बैठी है। ये देखकर शेन तिंगलान का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। उसे साफ दिख रहा था कि वो सारी विनाशकारी ताकत तुम्हारे सामने घुटने टेके बैठी है। यह देखकर शेन तिंगलान का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगी थीं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, भैया। जैसे ही तुमने अपनी आंखें खोली, उस 1 सेकंड के लिए शिमेई की सांसें पूरी तरह अटक गईं। भाई साहब, तुम्हारी वो आंखें, वो नजरा देखकर उसे लगा जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो आंखें हूबहू उस रहस्यमयी तलवारबाज जैसी थीं। उस ऐतिहासिक दिन जब आसमान से वो चमचमाती तलवार गिरी थी, ये शिमेई सबसे आगे खड़ी थी और इसने सबसे करीब से उस नकाबपोश मसीहा को देखा था। भले ही उस बंदे का चेहरा कपड़े से ढका था, पर उसकी आंखों की वो गहराई, वो शांत रहकर भी दुनिया को चीर देने वाला खूंखार लुक, वो आज तुम्हारे चेहरे पर साफ देख पा रही थी। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, अपने अंदर मचे भूचाल को किसी तरह शांत किया और कांपते हाथों से खाने का डिब्बा नीचे रखा। उसने तुम्हारी तरफ देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, भैया, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तुमने उसकी तरफ अपनी शांत नजरों से देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, पूछो। उसने डरते डरते अपने होंठों को चबाया और वो सवाल दाग दिया जो उसके दिल को खाए जा रहा था। भैया, उस दिन संप्रदाय को मौत के मुंह से बचाने वाले
क्या वो रहस्यमयी पूर्वज आप ही थे? ये सवाल सुनते ही मानो पूरी घाटी में हवा का चलना बंद हो गया। गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ पीछे वो काली जहरीली ऊर्जा खौफनाक तरीके से उबल रही थी। तुमने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और इधर बेचारी शिमेई का दिल ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड पर बैठा हो। कुछ पलों के भारी सन्नाटे के बाद तुमने बहुत ही बेपरवाह टोन में पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी नम हो चुकी थीं। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, क्योंकि वैसी खूंखार तलवार की धार मैंने पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास देखी है। और उस दिन जब आपने बिना छुए मेरी कल्टीवेशन का बैरियर तोड़ा था, तब जो जादुई स्पिरिचुअल पावर मेरे शरीर में घुसी थी, उसकी वाइब बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दिन उस मसीहा की तलवार में थी। वह थोड़ा और रुआंसी होकर अपनी आवाज को बिल्कुल धीमा करते हुए बोली, और सबसे बड़ी बात, वो महान पूर्वज जब आसमान में गायब होने वाले थे, तब उन्होंने जिस तरह मुझे देखा था, वो देखने का अंदाज, वो अपनापन बिल्कुल आपकी तरह था भैया। अब उसकी इतनी गहरी जासूसी देखकर तुम भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। सच कहूं तो तुमने कभी अपनी ताकत या अपनी वाइब्स को जानबूझकर बहुत ज्यादा छुपाने की नौटंकी नहीं की थी, पर तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह भोली भाली दिखने वाली लड़की तुम्हारी एक एक बारीक हरकत को अपने दिमाग में डाउनलोड करके बैठी है। कुछ देर शांत रहने के बाद तुमने एक गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो मैं ही था। तिंगलान, यहाँ लेखक ने गलती से क्विंगशु लिखा, पर हम कहानी के फ्लो में रहेंगे। कुछ बातें बस अपने तक ही रखी जाती हैं। जो देख लिया सो देख लिया। अब इसके बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि हमारे चीफ बाप को भी नहीं। तुम्हारी बात सुनते ही उसने पागलों की तरह जोर जोर से अपना सिर हिलाया। भैया, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी जबान पर ताला लगा लूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा कंफ्यूजन और उदासी आ गई। उसने हैरान होकर पूछा, भैया, अगर आप इतने बड़े महायोद्धा बन चुके हो, तो आप इस नरक जैसी जेल से बाहर क्यों नहीं निकलते? आज हमारे संप्रदाय के वो बड़े बड़े बुजुर्ग अपने के पर खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर उन्हें पता चल गया कि आपके पास इतनी खूंखार कल्टीवेशन है, तो वो सब खुद ढोल नगाड़े लेकर यहाँ आएंगे और आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांगेंगे कि प्लीज वापस आकर हमारे यंग चीफ बन जाओ। उसकी यह बात सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की और ठंडी हंसी आ गई। तुमने मजे लेते हुए पूछा, यंग चीफ क्यों? क्या वो कुर्सी वाकई इतनी कीमती है? तुम्हारी ये बात सुनकर वो एकदम सुन्न रह गई। उसकी छोटी सी दुनिया में शूशान का यंग चीफ बनना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी, जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। पर तुम्हारे मुंह से ये शब्द ऐसे निकल रहे थे मानो तुम संप्रदाय के सबसे बड़े पद की नहीं, बल्कि किसी सड़क पर पड़े खाली प्लास्टिक के डिब्बे की बात कर रहे हो। मानो तुम संप्रदाय के सबसे बड़े पद की नहीं, बल्कि सड़क पर पड़े किसी खाली प्लास्टिक के डिब्बे की बात कर रहे हो। तुम अपनी जगह से खड़े हुए और सिर्फ एक सेकंड के लिए तुम्हारे शरीर से हुआशेन लेवल की खूंखार ऊर्जा बाहर निकली। भाई साहब, उस ताकत का झटका ऐसा था कि घाटी की वो सारी विनाशकारी काली ऊर्जा पलक झपकते ही तुम्हारे जूतों के नीचे आकर लेट गई। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तिंगलान, वो कुर्सी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। मैं अगर चाहूं तो आज इसी वक्त उसे छीन कर अपने पास रख सकता हूं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। संप्रदाय का चीफ बनने का मतलब है दिन रात की फालतू जिम्मेदारियां, दूसरों के खिलाफ साजिशें रचना और हर एरे गहरे के बीच बैलेंस बनाना। ये सारी बकवास मेरी तलवार की धार को कमजोर कर देगी और मेरा मकसद सिर्फ एक है, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर बनना। तुम्हारी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी कड़क थी कि शेन तिंगलान का दिमाग एकदम सन्न रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है, उसकी सोच का लेवल कहां पहुंच चुका है। उसने डरते डरते पूछा, भैया, तो क्या आप आगे चलकर हमेशा के लिए शूशान छोड़कर चले जाओगे? तुमने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। तुमने बस घाटी के उस अंतहीन अंधेरे की तरफ देखा और कहा, जो इंसान खुद को सिर्फ एक छोटे से संप्रदाय की चारदीवारी में बंद कर ले, वो इस असीम ब्रह्मांड का जलवा कैसे देख पाएगा? लेकिन हाँ, अगर कभी मेरे इस शूशान संप्रदाय पर कोई आंच आई, तो मैं वापस जरूर आऊंगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तुम्हारा अपनी छोटी शिमेई से एक अटूट वादा था। ये सुनते ही शेन तिंगलान के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आ गई। वह अपनी छोटी सी मुट्ठी भींचकर बड़े जोश में बोली, ठीक है भैया, तो अब से मैं भी दिन रात पागलों की तरह कल्टीवेशन करूंगी, ताकि जब आप इस शूशान से बाहर की दुनिया को फतह करने निकलो, तो मैं भी आपके पीछे पीछे चल सकूं और आपके साथ खड़ी रहूं। तुमने उसकी तरफ देखा और 3 साल में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर एक असली और बेहद सॉफ्ट मुस्कान आई। तुमने उसके सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, तो फिर आलस करना छोड़ दो। अगली बार जब तुम मेरे लिए टिफिन लेकर आओ, तो मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की आखिरी स्टेज पर मिलनी चाहिए, समझे? उसकी आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। अरे भैया, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? आप तो बिल्कुल जुल्म कर रहे हो। तुमने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। तुमने अपनी उंगली हवा में उठाई और एक बेहद शुद्ध सुनहरी तलवार की रोशनी सीधे उसके दिमाग के अंदर ट्रांसफर कर दी। तुमने कहा, यह तैश का पहला लेवल है।
इसे चुपचाप सीखो और बाहर किसी भी चमचे को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। शेन तिंगलान वहीं के वहीं बुद्ध बन गई। भाई साहब, ये वो पौराणिक तलवारबाजी की किताब थी जो पिछले 10,000 सालों से पूरी दुनिया से गायब थी, और तुमने उसे ये ऐसे थमा दी जैसे कोई अपनी पुरानी कॉमिक्स देता है। उसे समझ आ गया था कि तुमने यह अनमोल खजाना उसे इसलिए नहीं दिया कि वो संप्रदाय की सबसे बड़ी टॉपर थी, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि इस पूरी मतलबी दुनिया में तुम सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करते थे। उसने पूरी गंभीरता से अपना सिर हिलाया। भैया, आप बेफिक्र रहो। जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं, ये राज सिर्फ मेरे दिल में रहेगा। तुमने मुस्कुराकर कहा, पगली कहीं की, जाओ अब। जैसे ही शिमेई उस घाटी से बाहर निकली, इस खूंखार लॉक डीमन टॉवर मन वैली एबिस के सबसे निचले और आखिरी छोर पर बना वो ब्रॉन्ज एंशिएंट डोर एक बार फिर बहुत जोर से थरथराया। इस बार उस गहरे अंधेरे में से एक बेहद भारी, गूंजती हुई और सदियों पुरानी आवाज आई। आखिरकार एक हुआशेन लेवल का लौंडा यहां तक पहुंच ही गया। तो क्या तुम अब मुझसे मिलने के हकदार बन चुके हो? तुमने अपनी आंखें खोली और तुम्हारे होंठों पर वही चिरपरिचित कातिलाना मुस्कान आ गई। चलो भाई, ऐसा लगता है कि अब इस बंद दरवाजे के पार जाने का समय आ गया है। घाटी का वो सबसे निचला हिस्सा ऐसा था जहां खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, और वहां की जहरीली ऊर्जा इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि मानो काले पत्थर तैर रहे हों। अगर हुआशेन से नीचे का कोई भी कल्टीवेटर वहां एक पैर भी रख देता तो उसकी आत्मा वहीं के वहीं बारूद की तरह फट जाती। लेकिन तुम बिना किसी डर के शान से कदम बढ़ाते हुए उस 100 फीट ऊंचे विशालकाय कांस्य दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। उस दरवाजे पर खून से सने प्राचीन जादुई निशान बने हुए थे। तुमने अपने डायनेटियन के अंदर की पूरी हुआशेन पावर को एक्टिव किया और तुम्हारे शरीर से ताइशु तलवार की वो खूंखार धार सीधे आसमान की तरफ निकली। पूरी घाटी में एक जबरदस्त भूकंप आ गया। वहां मौजूद वो काली जहरीली हवाएं डर के मारे उल्टी दिशा में भागने लगीं। घड़ 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 वो विशाल दरवाजा, जो पिछले 10,000 सालों से टस से मस नहीं हुआ था, भारी गूंज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी सदियों पुरानी जादुई सील टूट रही थी। उस दरवाजे के अंदर से एक बेहद डरावनी और अंधी कर देने वाली काली रोशनी बाहर निकली। लेकिन भाई, तुम्हारा पैर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। तुम्हारी तलवार की ढाल ने तुम्हें चारों तरफ से कवर कर रखा था और तुम्हारा इरादा किसी पहाड़ की तरह अचल था। बूम! वो कांसे का दरवाजा पूरी तरह खुल गया, पर दरवाजे के पीछे कोई आलीशान महल या सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि वहां खून का एक सी ऑफ ब्लड उबल रहा था, और उस खूनी समंदर के ठीक बीचों बीच हवा में एक साया तैर रहा था। वो एक सफेद बालों वाला रहस्यमयी आदमी था, जो फटे पुराने शाही कपड़ों में था और उसकी आंखें बंद थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पूरे शरीर को 9 ब्लैक चेन्स से जकड़ा हुआ था, जिन पर अजीबोगरीब जादुई मंत्र लिखे थे। उन जंजीरों का दूसरा छोर सीधे आसमान के खालीपन में गायब हो रहा था, मानो पूरी कायनात ने मिलकर उसे वहां बांध रखा हो। तभी उस सफेद बालों वाले आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो पूरे यूनिवर्स का टाइम रुक गया हो। घाटी की हवा का बहना तक बंद हो गया। उसकी वो ठंडी और प्राचीन नजरें सीधे तुम्हारे ऊपर आकर टिकीं। उसने बहुत ही धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, शिशान शेंगती, राक्षसी ऊर्जा को निगलने वाला पवित्र शरीर। तो असल में ये बात है। उसे देखते ही तुम्हारी आंखों की पुतलियां थोड़ी सी सुकड़ी। भाई, ये तुम्हारी लाइफ में पहली बार हुआ था जब किसी बंदे ने तुम्हें सिर्फ एक नजर देखकर तुम्हारी उस गुप्त बॉडी का असली राज पहचान लिया था, जिसके दम पर तुम याओ की सोख रहे थे। तुमने अपनी उंगली की नोक पर तलवार की धार को रेडी किया और बेहद शांत आवाज में पूछा, कौन हो तुम? उस सफेद बालों वाले आदमी के होंठों पर एक हल्की सी हंसी आई। उसने कहा, दुनिया मुझे ताइयुआन के नाम से जानती थी। 10,000 साल पहले मैंने अकेले अपने दम पर 3 डीमन एम्परर्स को मलाई की तरह कुचलकर इस जमीन के नीचे दफन कर दिया था। लेकिन अफसोस, खुद इस तेंदो हेवनली दाओ आसमान के नियमों ने मेरे साथ गद्दारी की और मुझे इस नरक में कैद कर दिया। जैसे ही उसके ये शब्द पूरे हुए, अचानक एक भयानक धमाका हुआ और वो 9 मोटी काली जंजीरें पलक झपकते ही तिनके की तरह टूटकर बिखर गईं। आसमान से खूंखार लाल बिजलियां उसे भस्म करने के लिए नीचे गिरीं। लेकिन जैसे ही वो बिजलियां उस आदमी के 3 फीट के दायरे के पास आईं, वो अपने आप हवा में फुस होकर गायब हो गईं। भाई साहब, बंदे का लेवल ही अलग था। उसने तुम्हारी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम भी मेरी ही तरह इस जहरीली काली ऊर्जा को खाकर बड़े हुए हो। तुम्हारी कल्टीवेशन का स्टाइल हूबहू मेरे पुराने रास्ते जैसा है, लेकिन अभी तुम बहुत कमजोर हो, बहुत फुस्स हो। तुमने उसकी इतनी बड़ी बात सुनकर भी अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखा। तुम्हारी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था। तुमने ठंडी टोन में पूछा, तो फिर
कहना क्या चाहते हो? उस महासम्राट तैये की आंखों में एक बेहद गहरी और जादुई चमक आई। उसने कड़कती आवाज में कहा, मेरे चेले बन जाओ। मैं खुद तुम्हें इस हुआशेन के दलदल से बाहर निकालकर सीधे फैनशू के लेवल पर पहुंचाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए उस ग्रेट एम्परर की गद्दी का रास्ता दोबारा खोलूंगा। भूमंडल, ये दो शब्द किसी भी साधक को पागल करने के लिए काफी थे, लेकिन मैंने धीरे से अपना सिर हिला दिया और कहा, मैं किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। तभी मेरे सामने खून का विशाल समंदर तेजी से उबलने लगा। ताइवान सम्राट की आंखों में एक अजीब सी हैरानी कौंध गई। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम मना कर रहे हो? मैंने बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब दिया, धर्म मेरे दिल में है और तलवार मेरे हाथ में। मेरा रास्ता मैं खुद तय करूंगा। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया और फिर अचानक उस खून के समंदर से ठहाकों की आवाज गूंज उठी। उस हंसी से 9 आसमान कांप उठे। वह हंसते हुए बोले, अच्छा, बहुत अच्छे, अपना रास्ता खुद तय करूंगा। 10,000 साल हो गए, आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिला जिसके पास मुझसे शर्त लगाने की औकात है। तभी 9 भारी जंजीरें चमक उठीं। ताइवान सम्राट ने अपनी उंगली उठाई और एक काली शाही मुहर हवा को चीरती हुई आई और सीधे मेरे माथे के बीचों बीच समा गई। मेरे दिमाग में ऐसा भयानक दर्द हुआ जैसे मेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। यार, सच कहूं तो उस वक्त ऐसा लगा जैसे यमराज खुद मेरे कानों में। जैसे ही मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया, मुझे एहसास हुआ कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जिस पल ताइवान शाही मुंह पूरी तरह से मेरी आत्मा में समा गई, पूरी दुनिया में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पर भाई, ये तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। अगले ही पल शुआन श्याओ तलवार संप्रदाय के ऊपर का आसमान अचानक पलट गया। भला चंगा धूप वाला मौसम था, पर देखते ही देखते हजारों मील तक आसमान में स्याही जैसे काले बादल उमड़ पड़े। 9 आसमानों के ऊपर एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दी, जैसे किसी ने आसमान को बीच से फाड़ दिया हो। वहां से इतना भयानक दबाव नीचे आया कि पूरा शुआन श्याओ पर्वत थरथर कांपने लगा। संप्रदाय के बड़े बड़े बुजुर्गों की हवा टाइट हो गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सब चिल्लाने लगे, ये तो आसमानी कहर है। पर अजीब बात यह थी कि संप्रदाय में कोई भी अपना लेवल अप, बड़ा स्टेज पार नहीं कर रहा था। संप्रदाय के मालिक ये तियान युआन ने झटका खाकर ऊपर देखा। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई मामूली बिजली नहीं है। ये न तो हुआशेन की परीक्षा थी और न ही फानशू की। ये तो साक्षात मौत का फरमान था। तभी आसमान की उस दरार के बीच से धीरे धीरे एक बहुत बड़ी ठंडी और बेजान आंख बाहर निकली। उसमें न कोई भावना थी, न कोई हलचल। वह बस कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया को देख रही थी। वह तेंदों की आंख आसमानी नियम की आंख थी। अब मैं यहाँ गुफा की इतनी गहराई में बैठा था, लेकिन हजारों फीट की चट्टानों के पार भी मुझे महसूस हो गया कि उस आंख का निशाना सीधा मैं हूं। मतलब, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। यहां तो साक्षात आसमान ही मेरी जान के पीछे पड़ गया था। असल में वह आसमानी नियम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि भूमंडल का रास्ता फिर से खुले, और वह नहीं चाहता था कि इस निचली दुनिया में सम्राट की विरासत वापस आए। कड़क! तभी पहली बिजली गिरी। और भाई, ये कोई मामूली पीली या बैंगनी बिजली नहीं थी। ये रात जैसी बिल्कुल काली थी। उस काली बिजली ने पहाड़ को चीरते हुए सीधा गुफा के अंदर का रुख किया। रास्ते की सारी चट्टानें पल भर में राख बन गईं। आसपास का स्पेस टूट टूट कर बिखर गया। गुफा के दरवाजे पर पहरा दे रहे चेले तो डर और दबाव के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और पूरी गुफा ढहने की कगार पर आ गई। लेकिन मैं भी कहां रुकने वाला था। मैंने एक कदम बढ़ाया और सीधे आसमान की तरफ लपक गया। मेरे पैरों के नीचे से शैतानी और कातिलाना ऊर्जा एक काले ड्रैगन के रूप में बदल गई और मेरी तलवार की धार सीधे आसमान को चुनौती देने लगी। तभी वह काली बिजली सीधे आकर मुझसे टकराई। धमाका इतना जबरदस्त था कि मेरा पूरा शरीर हिल गया। हड्डियां कड़कड़ा उठी और मुंह के कोने से खून बह निकला। उस पल दर्द तो ऐसा हुआ कि लगा जैसे सारा भूत सवार उतर जाएगा, लेकिन मेरा पैर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उल्टा मैं पागलों की तरह हंसने लगा और चिल्लाया, मुझे मिटाना चाहते हो तो दम है तो आजमा लो। मैंने अपनी ताइशू तलवार की शक्ति को पूरी तरह से खोल दिया। मेरे माथे पर वह शाही मुहर चमक उठी और उसमें से काली सुनहरी रोशनी सीधे आसमान को चीरने लगी। तभी आसमान से दूसरी बिजली गिरी। इस बार उस बिजली के अंदर विनाशकारी मंत्र छिपे थे, जिसका एक ही मकसद था, सब कुछ तबाह कर देना। ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये मुझे इस दुनिया से साफ करने की साजिश थी। मैंने अपनी दोनों हाथों से तलवार को कसकर पकड़ा और आसमान की तरफ एक जबरदस्त वार किया। मेरी तलवार की चमक 9 आसमानों को चीरती हुई ऊपर उठी और सीधे उस कड़कती बिजली से टकरा गई। धड़ाक! ऐसा भयानक ब्लास्ट हुआ कि उसकी शॉक वेव हजारों मील दूर तक फैल गई और हमारे संप्रदाय का जो रक्षा कवच था
वह खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया ताकि पूरा संप्रदाय ही तबाह होने से बच सके। संप्रदाय का वह महान रक्षा कवच जो कभी नहीं हिला था, इस ब्लास्ट के झटके से थर थर कांपने लगा। संप्रदाय के आम चेलों को तो ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत, प्रलय आ गया हो। हमारे संप्रदाय के मालिक ये त्यानयुआन मुख्य चोटी के शिखर पर खड़े थे। उनकी आंखों में गहरा सन्नाटा और खौफ था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि यह कयामत जैसी बिजली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई थी। तभी आसमान में तीसरी बिजली तैयार होने लगी। आसमान की वह दरार और चौड़ी हो गई और उस दरार के पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। वह कोई इंसान नहीं था, वह आसमानी नियमों और कायदों का साक्षात पुतला था। उसने जैसे ही अपना हाथ उठाया, पूरी दुनिया की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक झटके में खींचकर वहां जमा हो गई और कड़कती हुई बिजलियों के एक भयंकर भाले में बदल गई। उस भाले की नोक, निशाना सीधा मैं था। भाई साहब, वह भाला ऐसा था जो फानशू लेवल के बड़े बड़े सूरमाओं को भी चटनी बना दे। मैंने एक गहरी सांस ली। अब आर पार की लड़ाई थी। मेरे शरीर के अंदर की 4 दुष्ट शक्तियां पागलों की तरह दौड़ने लगीं। मैंने उस प्राचीन गुफा की करीब 30% शैतानी ऊर्जा को एक ही झटके में सोख लिया। मेरी हुआशेन की मिड स्टेज वाली ताकत इतनी तेजी से बढ़ी कि वह सीधे लेटर स्टेज को छूने लगी। मेरे माथे पर तैवान शाही मुहर पूरी तरह जगमगा उठी और मेरे पीछे खून के समंदर की एक विशाल परछाई बन गई, जिसमें तैवान सम्राट का धुंधला सा अक्स दिखाई दे रहा था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस शांत होकर मुझे देखने लगे, मानो कह रहे हों, बेटा जरा मैं भी देखूं कितना दम है तुझमें। जैसे ही वह आसमानी भाला नीचे गिरा, पूरी दुनिया की आवाज गायब हो गई। बिल्कुल सन्नाटा। मैंने हवा में एक कदम बढ़ाया, दुनिया की सारी ताकतों को अपनी तलवार में समेटा और खुद एक बेहद खतरनाक चमचमाती हुई तलवार की रोशनी में बदल गया। मैंने चीख कर कहा, काट डालो। आसमान की ऊंचाइयों पर मेरी तलवार की रोशनी और वह आसमानी भाला आपस में टकराए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो, पर अगले ही पल वह खतरनाक आसमानी भाला टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। मेरी तलवार की धार वहीं नहीं रुकी, वह और तेज रफ्तार से सीधा आसमान की उस दरार की तरफ बढ़ी। धड़ाक! वह दरार बुरी तरह हिल गई। इतिहास में पहली बार उस बेजान और ठंडी आसमानी आंख में खौफ की हलचल दिखाई दी। शायद उस आंख ने भी सोचा होगा, भाई नीचे की दुनिया का यह लौंडा तो सीधे हमारे घर में घुसकर थप्पड़ मार रहा है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस निचली दुनिया का एक साधारण हुआशेन साधक आसमानी सजा को ही चीर डालेगा। आसमान के गर्भ से बादलों के गरजने की एक भारी आवाज आई, मानो ऊपर बैठे नियम कायदे मेरी ताकत को देखकर अपना कैलकुलेटर फिर से चला रहे हो कि भाई ये गणित कहां गड़बड़ हो गया। कुछ ही पलों में वे काले बादल छंटने लगे। दरार धीरे धीरे बंद हो गई और वो आसमानी आंख गायब हो गई। दुनिया में फिर से शांति छा गई, लेकिन पीछे छोड़ गई तबाह हुए पहाड़ और नदियां। मैं हवा में तैर रहा था। मेरी सांसें थोड़ी फूली हुई थीं, कपड़े फट चुके थे, दिखने में थोड़ा भिखारी जैसा हाल हो गया था, लेकिन मेरी आंखों की चमक अब भी वैसी ही पैनी और खतरनाक थी। मैंने धीरे से अपने आप से कहा, तो यह बात है, ऐसा नहीं है कि यह दुनिया सम्राट के रास्ते को संभाल नहीं सकती, बल्कि ऊपर की दुनिया, ऐसे कि लोग जानबूझकर हमें दबा रहे हैं। तभी मेरे माथे पर वह शाही मुहर थोड़ी सी फड़क उठी और मेरे दिमाग में एक बेहद हल्की सी आवाज गूंजी, उन्होंने तुम्हें याद रख लिया है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो अच्छा है, तो उन्हें मेरा नाम और अच्छे से याद रखने दो। अपनी बात खत्म करके मैं मुड़ा और वापस नीचे उस प्राचीन अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ गया। संप्रदाय के किसी भी बंदे को मेरी परछाई तक नहीं दिखी। उन्हें बस इतना दिखा कि आसमानी कहर खत्म हो गया और बादलों के पीछे एक जादुई तलवार की रोशनी धीरे से गायब हो गई। संप्रदाय के मालिक ये त्यानयुआन काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया, आज के बाद से कोई भी इंसान इस प्राचीन गुफा के 100 मील के दायरे में भी नहीं फटकेगा। वह दुनिया की नजरों से मुझे बचा रहे थे, मेरे लिए ढाल बन रहे थे, और मैं उस अंधेरी गुफा की गहराइयों में पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस एक लड़ाई ने मुझे सचमुच फानशू के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक सच का पता चल गया था, सम्राट का रास्ता कभी मरा नहीं था, उसे बस कुछ लोगों ने ऊपर से ब्लॉक कर रखा था, और अब मैं उनके सिस्टम का वह वेरिएबल बन चुका था जिसे मिटाना उनकी मजबूरी थी। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मेरी तलवार की नीयत अब और भी साफ और पक्की हो चुकी थी। जब रास्ते में कांटे बिछे ही हैं, तो अब डरना कैसा। अगर यही बात है तो मैं यहां से सीधे ऊपर तक सबको काटते हुए अपना रास्ता बनाऊंगा। आसमान का वह कहर खत्म हुए अभी तीसरा दिन ही हुआ था कि शुआनशाओ संप्रदाय के ऊपर
आसमान के शांत हुए अभी तीसरा दिन ही हुआ था कि शुआनशाओ संप्रदाय के ऊपर फिर से कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। लेकिन इस बार आसमान में कोई काले बादल नहीं आए, बल्कि सीधे 9 आसमानों को चीरती हुई एक चांदी जैसी सफेद रोशनी की मीनार नीचे धरती पर आ गिरी। इस रोशनी में कोई आवाज नहीं थी, पर इसमें से एक ऐसा खौफनाक दबाव निकल रहा था जो दुनिया के हर जीव को अपने घुटनों पर ला दे। संप्रदाय के जितने भी हुआशेन लेवल के बुजुर्ग थे, सबने एक साथ सिर उठाया और सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। ये कोई आसमानी कहर या बिजली नहीं थी, ये तो ऊपर की दुनिया का बुलावा था। उस चांदी की रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक परछाई बाहर निकल कर आई। उसने आते ही बड़े टोन में कहा, इस निचली दुनिया का शुआनशाओ तलवार संप्रदाय कहाँ है? उसकी आवाज भले ही धीमी थी, पर हजारों मील दूर तक साफ गूंज उठी। तभी उस प्राचीन गुफा की गहराइयों से मेरी आवाज गूंजी, मुझसे क्या काम है? और अगले ही पल मैं हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया। अब भाई, मैं ठहरा बिल्कुल सिंपल सा बंदा। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आम सा हुआशेन साधक टहलने निकला हो, लेकिन उस सफेद कपड़े वाले बंदे की आंखें चाकू की तरह पैनी थीं। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, उस दिन आसमानी सजा को बीच से फाड़ने वाले तुम ही थे? मैंने भी कोई ढोंग नहीं किया, सीधे छाती ठोक कर कहा, हाँ, मैं ही था। ये सुनते ही संप्रदाय के चेलों के बीच खलबली मच गई। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि उस दिन जो कयामत आई थी उसका असली विलेन या हीरो मैं ही था। वह सफेद कपड़ों वाला बंदे मेरे माथे को ऐसे घूर रहा था मानो एक्सरे कर रहा हो। शायद वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी तैवान शाही मुहर मेरी आत्मा की इतनी गहराई में छिपी थी कि उसका एक कतरा भी बाहर महसूस नहीं हो रहा था। 2 पल देखने के बाद वह धीरे से बोला, तुम जानते भी हो आसमानी सजा के खिलाफ तलवार उठाना कितना बड़ा पाप है। मैंने बिल्कुल शांति से जवाब दिया, जब आसमान मुझे जान से मारने पर तुला हो तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरकर अपनी आरती उतरवाऊं? सफेद कपड़े वाले की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। आसमान के नियम अपने हिसाब से चलते हैं। तुम जैसी निचली दुनिया के कीड़े मकोड़ों को उन पाबंदियों से उसको छूने का कोई हक नहीं है। मैं हल्का सा हंसा और बोला, पाबंदी या फिर ऊपर बैठे किसी बड़े सूरमा की फट रही है कि कहीं सम्राट का रास्ता फिर से ना खुल जाए। ये सुनते ही उस बंदे की आंखें फटी की फटी रह गईं। माहौल में ऐसी बर्फ जमी कि मानो पूरा संप्रदाय फ्रीजर बन गया हो। उसने गुस्से में अपने अंदर की पूरी ताकत बाहर छोड़ दी और भाई साहब, वह सीधे फांशु की शुरुआती स्टेज का तगड़ा खिलाड़ी निकला। उसका दबाव किसी समंदर की तरह आया जिसे सह न पाकर संप्रदाय के कई बड़े बड़े युवानिंग मनौन बुजुर्ग वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और हांफने लगे। वह भारी आवाज में गरजा, जबान संभाल कर बोलो। पर अपना तो एटीट्यूड ही अलग है। मैं एक कदम और आगे बढ़ गया। बिना तलवार निकाले ही सिर्फ मेरी हुआशेन की ताकत से मेरे आसपास का स्पेस थरथराने लगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो ऊपर से आए मेहमान यहां सिर्फ मेरी औकात नापने आए हो या हाथ पैर चलाने का इरादा है? माहौल इतना टाइट हो गया कि सुई भी गिरे तो धमाका हो जाए। हमारे संप्रदाय के मालिक ये तियान युआन के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उन्हें दिख रहा था कि अगर यहां लड़ाई हुई तो पूरा शुआनशाओ संप्रदाय पल भर में नक्शे से साफ हो जाएगा। वह सफेद कपड़ों वाला बंदा मुझे कुछ देर तक घूरता रहा और फिर अचानक उसने अपना सारा गुस्सा और दबाव वापस खींच लिया। वह ठंडा होकर बोला, बहुत अच्छे, इस घटिया निचली दुनिया में तुम्हारे जैसा पीस निकल आया, ये देखकर अच्छा लगा। तुम बिल्कुल बेकार कचरा नहीं हो। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक जादुई टोकन मेरी तरफ फेंक दिया, जो ठीक मेरे सामने आकर तैरने लगा। उसने कहा, ठीक 10 साल बाद शुआनचिंग आसमान का दरवाजा खुलेगा। अगर तुम्हारी छाती में दम हो तो ऊपर की दुनिया में आकर मुझसे लड़ना, और अगर गांड में दम न हो तो जिंदगी भर इसी सड़ती हुई निचली दुनिया में घुट घुट कर मर जाना। तभी वह चांदी की रोशनी की मीनार फिर से चमक उठी और वह सफेद कपड़ों वाला बंदा धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगा। जाने से पहले उसने आखिरी बार मुझे मुड़कर देखा और कहा, याद रखना, ऊपर की दुनिया की हर आंख अब तुम पर टिकी है। रोशनी गायब हो गई और पूरी दुनिया में फिर से सन्नाटा पसर गया। संप्रदाय के लोग इतने सदमे में थे कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। 10 साल ऊपर की दुनिया का दरवाजा, इसका क्या मतलब था? ये वहां खड़ा हर एक ऐरा गैरा भी अच्छे से समझता था। ये तियान युआन ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर गर्व, डर और सस्पेंस का अजीब मिक्सचर था। उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटा। मैंने उस तैरते हुए टोकन को हाथ में पकड़ा और जैसे ही अपनी चेतना से उसके अंदर झांका तो उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तैयान युद्ध क्षेत्र। मैं हल्का सा मुस्कुराया। 10 साल हो मेरे लिए बहुत हैं। इतना कहकर मैं अपनी पीठ घुमाकर वापस उस अंधेरी गुफा की तरफ चल दिया और पीछे छोड़ गया शुआनशाओ संप्रदाय के उन चेलों और बुजुर्गों को, जो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने साक्षात सांतवा अजूबा देख लिया हो। वहां पीछे छूटे शुआनशाओ संप्रदाय के चेले अभी भी सदमे में मुंह फाड़े खड़े थे।
दूसरी तरफ 9 आसमानों के पार वह सफेद कपड़ों वाला बंदा जैसे ही ऊपर की दुनिया के दरवाजे के अंदर पहुंचा, उसने अपने पास तैरती हुई एक धुंधली परछाई से धीरे से कहा, कंफर्म हो गया है, मुहर की ताकत अभी बहुत हल्की है, लेकिन वह उसी के पास है। उस धुंधली परछाई से एक बेहद ठंडी और बेरहम आवाज आई, अभी उसे थोड़ा और उछलने कूदने दो। जैसे ही वह ऊपर की दुनिया में कदम रखेगा, वहीं उसका काम तमाम कर देंगे, उसकी ताकत छीन लेंगे। इसके बाद वह दरवाजा बंद हो गया और मेरे खिलाफ मौत का जाल बिछ चुका था। पर यहां नीचे उस अंधेरी गुफा में मैं आराम से पालथी मारकर बैठ गया। मैंने अपनी हथेली थोड़ी सी भींची और वह जादुई टोकन मेरे हाथ में ही रगड़कर पाउडर बन गया। मैंने मन ही मन सोचा, साले सोच रहे हैं कि जब मैं ऊपर आऊंगा तब मेरा शिकार करेंगे। बेटा, ऊपर आने तो दो, फिर देखेंगे कि शिकारी कौन है और बकरा कौन। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, गुफा की शैतानी ऊर्जा फिर से उबलने लगी और मेरी तलवार की धार और खतरनाक हो गई। मेरे 10 साल का रिवर्स काउंटडाउन, उल्टी गिनती, अब शुरू हो चुका था। ऊपर की दुनिया के उस चमचे के जाने के बाद शुआन श्याओ संप्रदाय ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। मैंने फिर से गुफा का दरवाजा बाहर की दुनिया के लिए लॉक कर दिया और सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। 10 साल का वक्त सुनने में बहुत लंबा लगता है, पर हम साधकों के लिए यह बस पलक झपकने जैसा होता है। मुझे अच्छे से पता था कि अगर मुझे ऊपर की दुनिया के उस तैयान युद्ध क्षेत्र में जाकर सबकी बजाने हैं, तो इस हुआशेन मिड स्टेज की फुसफुसी ताकत से काम नहीं चलने वाला। कम से कम हुआशेन लेटर स्टेज पर पहुंचना होगा या फिर फानशू के लेवल को टच करना पड़ेगा। गुफा के सबसे गहरे कोने में मैं खून के समंदर की उस परछाई के बीच बैठ गया। तैयुआन शाही मुहर मेरी चेतना के समंदर में तैर रही थी और उसमें से हल्की हल्की काली सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उस दिन आसमान की बिजली झेलने के बाद ये मुहर पूरी तरह से मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। मेरी सोचने समझने की शक्ति इतनी तगड़ी हो चुकी थी कि मैं बिना आंख खोले ही सब देख सकता था, लेकिन मेरे अगले लेवल के बीच की जो दीवार थी वह और मोटी होती जा रही थी। हुआशेन लेवल पर पहुंचने के बाद हर एक छोटा सा पॉइंट आगे बढ़ाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। सिर्फ पावर बढ़ाने से काम नहीं चलता, बल्कि दुनिया के तौर तरीकों और नियमों को भी समझना पड़ता है। मैंने आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू किया। मेरी तलवार की ताकत हजारों पतले धागों में बदलकर हवा में फैल गई, ताकि मैं आसमान और धरती के नियमों को समझ सकूं। हवा का रास्ता, बिजली की चाल और स्पेस की बनावट, सब कुछ मेरे दिमाग में एक लाइव मैप की तरह खुलने लगा। 3 महीने बीत गए। गुफा की करीब 10% कातिलाना ऊर्जा अचानक गायब हो गई, क्योंकि उसे मैंने अकेले ही डकार लिया था, सोख लिया था। मेरी हुआशेन मिड स्टेज की ताकत अब पूरी तरह से भरने लगी थी, लेकिन उस अगले लेवल को पार करने में अभी भी एक बारीक सी कसर बाकी थी। मैंने अपनी आंखें खोलीं और खुद से बुदबुदाया, कमी ताकत की नहीं है। इस लेवल पर आने के बाद सिर्फ एक जगह बैठकर आंखें बंद रखने से बात नहीं बनने वाली। तभी मैंने अचानक अपना हाथ उठाया और भाई, खुद पर ही तरस खाए बिना अपनी एक खतरनाक तलवार की ताकत सीधे अपने ही शरीर पर मार दी। वह वार सीधा मेरे शरीर के अंदर घुस गया। मेरी नसें फटने लगीं और मुंह से खून बाहर आ गया। लेकिन तुम्हारा भाई टस से मस नहीं हुआ, चेहरा तक नहीं बदला। मेरे शरीर के अंदर की 4 दुष्ट शक्तियां पागलों की तरह एक्टिवेट हो गईं। एक तरफ शरीर टूट रहा था, तो दूसरी तरफ वह दुगनी तेजी से ठीक हो रहा था। इस दर्दनाक खेल ने मेरी बॉडी की मजबूती को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। यहां तक कि मेरी हड्डियों में भी वह काली सुनहरी शाही चमक आने लगी। ये वह मुहर थी जो मेरे पूरे फाउंडेशन को दोबारा रिबूट कर रही थी। 1 साल और बीत गया। अब मेरे अंदर की ताकत किसी विशाल समंदर की तरह हिलोरे मार रही थी। हालत यह थी कि मैं सिर्फ अपना हाथ उठाता तो आसपास का स्पेस थरथरा जाता था और बैठे बैठे मेरी चेतना हजारों मील दूर तक फैले पहाड़ों और नदियों पर नजर रख सकती थी। पर साला, वह अगले लेवल का ताला अभी भी नहीं टूटा था। वह दीवार वैसे की वैसी खड़ी थी। तभी एक दिन मेरी आत्मा के अंदर बैठी उस तैयुआन शाही मुहर में अचानक फिर से एक हलचल हुई। वह तैयुआन शाही मुहर अचानक मेरे अंदर हल्की सी फड़की और खून का वह विशाल समंदर अपने आप मेरे सामने खुल गया। तभी तैयुआन सम्राट की वही शांत और भारी आवाज गूंजी, तुम खुद को रोक रहे हो। मैंने बात को छुपाया नहीं, सीधे मान लिया। अभी मेरा बेस पूरी तरह पक्का नहीं हुआ है। यह सुनते ही उस खून के समंदर से एक गहरी और भारी हंसी आई। जितना खुद को दबाओगे, उतना ही आगे बढ़ने का मौका हाथ से गंवा दोगे। हुआशेन लेटर स्टेज का असली खेल ऊर्जा का है। जब वो ऊर्जा अपने चरम पर हो तो सीधे वार करो और दीवार को तोड़ डालो। उनकी आवाज हवा में गायब हो गई, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा हिंट मिल चुका था। ओह, तो ये बात थी। मैं फालतू में ही अपनी नसों को फाड़कर पावर बढ़ाने में लगा था। असल में
कमी न तो मेरी ताकत की थी और न ही मेरी तलवार की धार की, बल्कि कमी थी मेरे दिल के इरादे और इस ब्रह्मांड के बीच उस एक तालमेल की जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर बैठना चाहिए था। मैं झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और एक ही कदम में उस प्राचीन गुफा से बाहर निकल आया। जब से मैंने खुद को बंद किया था उसके बाद यह पहली बार था जब मैं बाहर की हवा खा रहा था। बाहर रात का स्याह काला अंधेरा था और शुआनशाओ पर्वत की चोटी पर बर्फीली हवाएं पागलों की तरह चल रही थीं। मैं सबसे ऊंची चोटी के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और वहां से मैंने हजारों मील दूर तक फैली इस खूबसूरत दुनिया को देखा। उस वक्त आसमान इतना बड़ा और खुला लग रहा था कि मानो सारे तारे टूटकर मेरे कदमों में गिरने वाले हों। और ठीक उसी पल मेरा दिमाग एकदम सन्नाटे में चला गया और मुझे सब समझ आ गया। ये जो आगे बढ़ने की ऊर्जा होती है ना, ये किसी बंद कमरे में आंखें मूंद कर बैठने से नहीं मिलती, बल्कि ये तो दिल और दिमाग के आजाद होने से मिलती है। मुझे याद आया, साला मुझे इस संप्रदाय का मालिक बनने का कोई लालच नहीं है। मुझे यहाँ की गद्दी या पावर से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और ऊपर की दुनिया के उन बड़े बड़े सूरमाओं के खौफ को तो मैं अपनी जूती की नोक पर रखता हूँ। मेरी तलवार का रास्ता तो हमेशा से बिल्कुल आजाद और बेलगाम रहा है। जैसे ही मेरे दिमाग का यह जाला साफ हुआ, मेरे दिल का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। धड़ाक! मेरे शरीर के अंदर की ताकत पागलों की तरह विद्रोह कर उठी। पूरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बवंडर की तरह मेरी तरफ भागने लगी। इस बार आसमान से कोई बिजली नहीं गिरी, लेकिन मेरे पीछे हवा में हजारों लाखों तलवारों की परछाइयां चमक उठीं। हर एक तलवार का मतलब था कि मैं इस दुनिया के एक एक नियम को पूरी तरह समझ चुका था। तभी मेरे आसपास का स्पेस धीरे से कांपा और वह हुआशेन मिड स्टेज की मोटी दीवार जो इतने दिनों से मेरा रास्ता रोके खड़ी थी, एक ही झटके में कांच की तरह चकनाचूर हो गई। मेरी ताकत रॉकेट की तरह ऊपर भागी। मेरी आत्मा एक ऊंचे लेवल पर पहुंच गई और ब्रह्मांड के नियम मेरे शरीर की नसों में पानी की तरह बहने लगे। लो भाई, तुम्हारा भाई अब ऑफिशियली हुआशेन लेटर स्टेज का तगड़ा खिलाड़ी बन चुका था। इस पल उस प्राचीन गुफा के गहरे कोने में पड़ी शैतानी ऊर्जा भी अदब से मेरे सामने झुकने लगी। संप्रदाय का जो महान रक्षा कवच था, वह भी मेरी ताकत को महसूस करके खुशी से झूम उठा। उधर अपने महल में बैठे संप्रदाय के मालिक ये त्यान युआन ने झटके से अपना सिर उठाया। उनका चेहरा देखने लायक था। आंखें फटी की फटी रह गईं और जबान हलक में अटक गई। वह हक्के बक्के होकर बोले, क्या ये लड़का फिर से लेवल पार कर गया? वह अकेले में खुद पर एक कड़वी मुस्कान हंसने लगे। यार सच कहूं तो उनके लिए मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। बेचारे खुद पिछले 100 सालों से कमरे में बंद होकर हुआशेन मिड स्टेज पर ही अटके हुए हैं, वहीं अपनी किस्मत को रो रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं हूं जो सिर्फ कुछ ही सालों में उन्हें इतनी दूर पीछे छोड़ चुका था कि अब मैं उनकी सोच से भी बाहर निकल गया था। मैं अपनी एक गहरी और सुलगती हुई सांस बाहर छोड़ता हूं। मेरी आंखें सितारों की तरह चमक रही हैं और मेरे शरीर के भीतर फॉर्मेशन लेट स्टेज, महापरिनिर्वाण के अंतिम चरण की असीम शक्ति बुरी तरह कुलांचे मार रही है। अब अगर उस ऊपर की दुनिया अपर रेम का वो घमंडी दूत मेरे सामने आ जाए ना, तो मुझे किसी बहाने या बकवास की जरूरत नहीं है। मैं अकेले उसे पटक पटक कर धोने का दम रखता हूं। तभी मेरे माथे पर ताइयुआन अर्थ सील हल्की सी गर्म होती है और जैसे कोई बारिश की बूंद गिरी हो, वैसी एक आवाज गूंजती है। सही अंदाजा लगाया मैंने। अब मैं वॉइड रिफ्लेक्शन, शून्य समाधि की अगली दहलीज को छू सकता हूं। मैंने अपनी मुट्ठी भींची तो मेरी उंगलियों के इशारे पर यह साला स्पेस, अंतरिक्ष भी डर के मारे हल्का सा सुलग कर ढहाने लगा। लोग कहते हैं इसमें 10 साल लगेंगे। घंटा! मुझे इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। रात की ठंडी हवा चल रही है, मेरे कपड़े हवा में लहरा रहे हैं और मेरी नजरें सीधे उस आसमान पर टिकी हैं जहां दोनों दुनिया को अलग करने वाली एक कमबख्त अदृश्य दीवार, बैरियर, सीना ताने खड़ी है। मैंने खुद से बेहद धीमी लेकिन फौलादी आवाज में कहा, मुझे बस 3 साल और दे दो, मैं खुद ऊपर आकर तुम्हारी ये दीवार लात मार के तोड़ूंगा। इस महाशक्तिशाली स्टेज पर कदम रखने के बाद मैं उस बोरिंग और अंधेरी डेमन वैली में वापस नहीं गया। इसके बजाय मैं सीधे इस पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी शुआनक्सियाओ पीक की चोटी पर जाकर अड़ गया। बस वहीं से आसमान को घूरता रहा। वो साली दीवार दिखती नहीं है, पर वहां है जरूर। वो ऊपर बैठे उन मठाधीशों का बनाया हुआ एक नियम है जो हम नीचे वालों को न तो ऊपर उड़ने, फ्लाइंग देता है और न ही हमारा पुराना रास्ता खुलने देता है। बाकी के एरे गहरे और आम लोग क्या करते हैं? वो बेचारे वॉइड रिफ्लेक्शन के टॉप लेवल तक घिसते रहते हैं ताकि ऊपर की दुनिया वाले मेहरबान होकर अपनी रस्सी नीचे फेंकें और वो ऊपर चढ़ सकें। लेकिन तुम्हारा भाई वैसा नहीं है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने या दूसरों के इशारों पर नाचने का कोई शौक नहीं है। मैं किसी की भीख का इंतजार नहीं करूंगा। मैं इस दीवार को खुद अपने हाथों से तबाह करूंगा। उसी रात मैंने एक खूंखार स्वॉर्ड फॉर्मेशन, तलवारों का चक्रव्यूह
तैयार किया। इस पूरी शुआ नक्सियाओ पहाड़ी को मैंने अपना बेस बनाया और उस डेमन वैली को अपना मुख्य कैंप। देखते ही देखते 99 बेहद खतरनाक तलवारों की ऊर्जा स्वॉर्ड की आसमान को चीरती हुई सीधे ऊपर की तरफ उठी। मेरे माथे पर वो ताइवान सील चमकने लगी और उसकी काली सुनहरी रोशनी ने काली रात को भी डरा कर रख दिया। मैं उस चक्रव्यूह के ठीक बीचों बीच पालथी मारकर बैठ गया। मैंने अपनी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस को पूरी तरह फैलाया और उस धुंधली सी दिखने वाली आसमानी दीवार को लॉक कर दिया। अगले ही पल मेरी आंखें खुलीं और मैंने अपनी तलवार चला दी। एक ऐसी चमकदार और भयंकर तलवार की रोशनी निकली जो सीधे 9वें आसमान को चीरने दौड़ पड़ी। कोई टाइम पास नहीं, कोई चेकिंग नहीं, ये मेरा सीधे फुल पावर ब्लास्ट था। भूम! आसमान में एक जबरदस्त और बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। साफ देखा जा सकता था कि वहां का स्पेस पानी की लहरों की तरह बुरी तरह हिलने और फटने लगा है और चारों तरफ के कोहरे वाले पहाड़ थर थर कांपने लगे हैं। मेरा बनाया हुआ वो महाचक्रव्यूह इतनी जबरदस्त तरीके से हिलने लगा कि शुआनक सियाओं के सारे चेले चपाटे डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगे। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी कि भाई आज आसमान को क्या बवासीर हो गया है, ये फट क्यों रहा है। बादल ऐसे फटे जैसे किसी ने उन्हें बीच से चीर दिया हो और उसके पीछे वो छुपी हुई पारदर्शी दीवार साफ दिखने लगी। हाँ, वही कमबख्त बैरियर। मेरी तलवार की रोशनी जैसे ही उस दीवार से टकराई, आसमान में हजारों दिवालियों के पटाखे एक साथ फूट पड़े। चारों तरफ भयानक तबाही मच गई। लेकिन तुम्हारा भाई यहां रुकने के लिए नहीं बैठा था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी दूसरी तलवार चला दी। इस बार का स्वॉर्ड इफेक्ट, तलवार का दम और भी ज्यादा बकवास लेवल का खतरनाक था, क्योंकि इसमें मैंने अपनी अर्थ सील की पूरी पावर झोंक दी थी। एक और भयंकर धमाका हुआ और वो साला बैरियर थरथर कांपने लगा। अब जरा ऊपर की दुनिया का तमाशा सुनो। ऊपर शुआन किंग हेवन के एक बेहद पुराने और आलीशान महल में कुछ बुढ़े सूरमा मट्ठाधीश जो सालों से समाधि में बैठे थे, एक साथ हड़बड़ाकर आंखें खोलते हैं। उनमें से एक बुढ़ा हक्के बक्के होकर बोला, अरे भाई, अपनी दीवार को नीचे से कौन हिला रहा है? रास्ता तो नीचे की शुआ नक्सियाओ दुनिया की तरफ जाता है। उनका जो मेन लीडर था उसकी आंखें गुस्से से ठंडी हो गईं और वो बुदबुदाया, अच्छा तो ये वही लौंडा है। लेकिन जब तक वो ऊपर मीटिंग बिठाते, नीचे मैं अपनी तीसरी तलवार भी पेल चुका था। इस बार की रोशनी फैली, 2 तलवारों के साथ मिलकर एक ऐसी काली सुनहरी आग की नदी बन गई जो धरती और आसमान दोनों की फाड़ने के लिए तैयार थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, खुल जा साले। मेरी आवाज गूंजते ही उस अभेद्य दीवार पर एक छोटी सी दरार आ ही गई। भले ही वो दरार छींटी जितनी छोटी थी, लेकिन वो वहां थी। और भाई साहब, उस दरार से जो हवा नीचे आई ना, आहा, वो ऊपर की दुनिया की अमर ऊर्जा, स्पिरिचुअल की थी। इतनी शुद्ध और इतनी गाढ़ी कि हमारी इस नीचे की दुनिया से 10 गुना बेहतर थी। मेरी आंखें चमक उठीं। मुझे समझ आ गया कि इस साले बैरियर की दुखती रग कहां है। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहां कि विलन बीच में टांग ना अड़ाए। ठीक उसी वक्त उस छोटी सी दरार में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला। वो हाथ देखने में तो एकदम गोरा चिट्टा और चमकीला था, जैसे किसी रईसजादे का हो। लेकिन उसका प्रेशर इतना खतरनाक था कि वॉइड रिफ्लेक्शन वाले भी उसे देखकर पैंट गीली कर लें। उस हाथ ने जैसे ही नीचे दबाना शुरू किया, साला पूरा स्पेस कांच की तरह टूटने लगा और मेरी पूरी शुआनक्सियाओ पहाड़ी बीच से छटकने लगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे समझ आ गया कि ये बुढ़ा मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, ये सीधे मुझे कुचलने आया है। मेरे माथे पर ताइवान सील खोलने लगी और मेरे भीतर से ताइवान सम्राट की भारी आवाज गूंजी, लौंडे पागल मत बन। अभी तेरी वो औकात नहीं है कि तू इस ऊपर वाले का रास्ता रोक सके। पीछे हट। लेकिन तुम्हारा भाई पीछे हटने वालों में से है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं पीछे हटने के बजाय सीधे हवा में एक और कदम आगे बढ़ गया और उस विशालकाय हाथ की तरफ उड़ चला। मेरी तलवार गुस्से में जल रही थी और मैंने अपनी किलिंग सेंट बॉडी त्वचा को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया था। अगर नहीं रोक पाया तो भी साले को काट के तो देखूंगा। मैं खुद एक जलती हुई तलवार की रोशनी बनकर सीधे उसकी हथेली के बीचों बीच घुस गया। धड़ाम! पूरी दुनिया का रंग उड़ गया। मेरी उस जानलेवा टक्कर ने उस घमंडी हाथ की हथेली पर एक गहरी खून की लकीर छोड़ दी। हाँ, मैंने उस ऊपर वाले भगवान को भी जख्मी कर दिया, लेकिन उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। मैं टकराकर हजारों फीट दूर जाकर गिरा। मेरी पूरी बॉडी पर दरारें पड़ गईं और मेरा खून आसमान में फव्वारे की तरह बिखर गया। वो हाथ भी एक पल के लिए हवा में थम गया। उसे अपनी 7 पुश्तों में उम्मीद नहीं होगी कि नीचे की दुनिया का कोई कीड़ा उसे जख्मी कर देगा। लेकिन अगले ही पल उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मुझे पूरी तरह मसलने के लिए हाथ और तेजी से नीचे बढ़ाया।
ठीक उसी नाजुक मोड़ पर उस बैरियर के और गहरे हिस्से से एक बहुत ही बूढ़ी और भारी आवाज गूंजी, बस करो, इस दीवार को और नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उस आवाज को सुनकर वो बड़ा सा हाथ कुछ देर के लिए रुका और फिर अनमने मन से उस दरार के अंदर वापस चला गया। वो दरार भी फटाफट ऐसे बंद हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। आसमान फिर से शांत हो गया और मैं लहूलुहान हालत में रात के सन्नाटे में खड़ा रह गया, पर मेरी आंखों की आग अभी बुझी नहीं है। युआन दोमंडिया मारनाउन में तुरंत उड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन चाहकर भी मुझसे 100 फीट की दूरी पर ही ठिठक कर रुक गई। क्यों? क्योंकि मेरे चारों तरफ मेरी कातिलाना तलवार की एनर्जी, स्वॉर्ड की, इस तरह पागलों की तरह घूम रही थी कि कोई ऐरा गहरा तो दूर, यमराज भी पास आने की हिम्मत न करे। थोड़ी देर बाद मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मेरी किलिंग सेंट बॉडी का यही तो जलवा है। लहूलुहान बदन के सारे जख्म फटाफट ऐसे भरने लगे जैसे कोई जादू हो रहा हो। हालांकि मेरी सांसें अभी भी उखड़ी हुई थीं और अंदरूनी ताकत थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। मैंने फिर से गर्दन उठाई और आसमान को घूरा। मेरी आंखों में जो ठंडक थी वो अब नफरत में बदल चुकी थी। तो इसे हेडाओ, परम मार्ग का संयोजन, लेवल की पावर कहते हैं। चलो, पता तो चला। तभी मेरी ताइवान सील के अंदर से वो बुड्ढा फिर से धीरे से हंसा और तंज कसते हुए बोला, क्यों लौंडे, देख लिया ना औकात का फर्क? आ गया स्वाद? मैंने अपने होंठों के कोने से बहते हुए खून को अपने हाथ से बेपरवाही से पोंछा और रोने के बजाय पागलों की तरह हंसने लगा। मैंने कहा, बूढ़े, जितना बड़ा फासला होगा गेम खेलने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। भले ही मेरा यह बैरियर तोड़ने का प्लान फ्लॉप हो गया, लेकिन इस कांड से मुझे 2 फायदे हुए। पहला, मुझे पता चल गया कि ऊपर बैठे उन मट्ठाधीशों की असली औकात क्या है, और दूसरा, उन ऊपर वालों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि तुम्हारा भाई यहां 10 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं मुड़ा और वापस अपनी उसी डेमन वैली, हान बैकी की तरफ चल दिया। अब जरा ऊपर शुआन किंग हेवन के ताइशोंग डाओ पैलेस का मुजरा सुनो। वहां अभी भी मेरी तलवार की मारी हुई टक्कर के झटके गूंज रहे थे। जिस बड़े से हाथ ने मुझे दबाया था वो अब धीरे धीरे वापस सुकड़ रहा था, और भाई साहब, उसकी हथेली पर मेरी तलवार की मारी हुई वो बाल जितनी पतली खरोंच अभी तक वैसी की वैसी ही थी। वो जख्म भर ही नहीं रहा था। पूरे महल में बैठे हुए उन बड़े बड़े सूरमाओं के बीच ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मैयत हो गई हो। तभी बैंगनी रंग का चोगा पहने एक बुढ़ा धीरे से उठा और बोला, एक मामूली फॉर्मेशन लेट स्टेज का कीड़ा हेडाओ लेवल के बंदे को जख्मी कर गया। उसकी आवाज तो एकदम शांत थी, पर उसका प्रेशर इतना गंदा था कि आसपास का स्पेस भी थर थर कांपने लगा। वो बुढ़ा हेडाओ पीक, परम मार्ग के शिखर पर बैठा हुआ था। उसने आगे कहा, ये लौंडा आगे चलकर हमारे लिए बवासीर बन जाएगा। इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। डार्क वर्ल्ड का रास्ता खोलो और सीकर, आसमान ढूंढने वाले शिकारी, को नीचे भेजो। 3 दिन बाद नीचे की दुनिया का आसमान कुछ अजीब तरह से खामोश था। न कोई तारा दिख रहा था, न हवा की कोई सरसराहट थी। मैं अपनी डेमन वैली की गहराइयों में आंखें बंद किए बैठा था कि अचानक मेरी आंखें खुल गईं। एक बेहद ठंडी, खतरनाक और असली वाली कातिलाना महक, किलिंग इंटेंट, हवा में तैर रही थी। इसमें कोई दिखावा या नौटंकी नहीं थी, सीधा मौत का पैगाम था। अगले ही पल मेरे सामने का स्पेस एक पतली सी दरार की तरफ फटा। न कोई लाइटिंग हुई, न कोई बड़ा धमाका। उस अंधेरी दरार में से एक काली परछाई बाहर निकली। उसने पूरे बदन पर ग्रे कलर का आर्मर, लोहे का कवच पहन रखा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसने अपनी एनर्जी को इस तरह छुपा रखा था कि कोई भांप ना पाए। लेकिन साले का पैर धरती पर पड़ते ही आसपास के 100 मील के दायरे की सारी स्पिरिचुअल की ऊर्जा सूख कर बंजर हो गई। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसे घूरते हुए बोला, वॉइड रिफ्लेक्शन लेट स्टेज। उस रोबोट जैसे दिखने वाले शिकारी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में से एक पतली लंबी काली ब्लेड, तलवार, बाहर निकल आई। वो कोई मामूली जादुई हथियार नहीं था, बल्कि ऊपर की दुनिया के नियमों को निचोड़कर बनाई गई मौत की छड़ी थी। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही टेलीपोर्ट होकर सीधे मेरे माथे के पास पहुंच गया। न कोई आवाज हुई, न हवा हिली, पर उसकी ब्लेड मेरी दोनों भौहों के ठीक बीच में आ चुकी थी। मैंने फुर्ती से अपना सिर साइड किया और अपनी तलवार से एक करारा पलटवार किया। जब हमारी तलवारें आपस में टकराईं तो कोई जोर का धमाका नहीं हुआ, बल्कि हमारे आसपास का स्पेस कांच की तरह चटकने लगा। उस टक्कर के दबाव से मैं 3 कदम पीछे की तरफ घिसट गया, लेकिन वो साला अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ताकत का अंतर बिल्कुल साफ था। मैंने दांत भींच कर कहा, तो तुम हो वो सीकर, आसमान के शिकारी। उस काली परछाई की आंखों में हल्की सी हलचल हुई, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोला।
उसने तुरंत अपनी दूसरी चाल चल दी। इस बार की उसकी तलवार पहली वाली से भी 10 गुना तेज थी और यह सीधे मेरी आत्मा सोल पर वार करने के लिए आ रही थी। ऐन वक्त पर मेरे माथे की ताइवान सील पागलों की तरह चमक उठी और मेरे पीछे खून का एक समंदर, ब्लड ओशन, साफ दिखने लगा। उस शिकारी की ब्लेड जैसे ही मेरे खून के समंदर में घुसी, उसकी स्पीड आधी रह गई, लेकिन फिर भी वो इतनी खतरनाक थी कि उसने मेरे कंधे को चीर दिया। हड्डी तक दिखने लगी और मेरा खून खौलकर नीचे गिरने लगा, जो जमीन पर गिरते ही खुद छोटी छोटी तलवारों की एनर्जी बनकर चारों तरफ बिखर गया। इस भयानक दर्द के बाद भी तुम्हारा भाई एक कदम पीछे नहीं हटा, बल्कि मैं और आगे बढ़ गया। मेरी तलवार की ताकत अब अपनी आखिरी सीमा पर जल रही थी। मैन एंड स्वॉर्ड एज वन, यानी जब इंसान खुद तलवार बन जाए। मैं खुद एक काली सुनहरी तलवार की भयंकर रोशनी में बदल गया और सीधे उसके चेहरे की तरफ लपका। उस शिकारी के चेहरे पर पहली बार खौफ दिखा। वो पहली बार आधा कदम पीछे हटा और उसने अपनी ब्लेड को ढाल बनाकर मेरे वार को रोकना चाहा, लेकिन मेरी उस भयंकर तलवार ने साले के छाती का वो चमचमाता हुआ आर्मर, कवच, बीच से फाड़ दिया, जिसके अंदर ऊपर की दुनिया के ठंडे और अजीब से रूल्स, लॉ पैटर्न्स साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी दोनों हथेलियों से तलवार को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को सुई की एक नोक बराबर पॉइंट पर सिकोड़ लिया। खल्लास। मेरी तलवार जैसे ही आगे बढ़ी, इस बार कोई फालतू की तड़क भड़क वाली रोशनी नहीं निकली, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत की तीखी धार थी। उस शिकारी का वो ग्रे कलर का ढाल, ग्रे मून व्हील, कागज की तरह फट गया और उसकी छाती पर मेरी तलवार का एक और गहरा निशान छप गया। आसपास का पूरा स्पेस इतनी जबरदस्त तरीके से हिला कि वो कमबख्त आसमानी दरार अब जबरदस्ती बंद होने लगी। उस शिकारी की बॉडी धीरे धीरे हवा में गायब, पारदर्शी होने लगी थी। उसने अपनी पथराई आंखों से मुझे घूरा और अपनी जिंदगी में पहली बार पूरा मुंह खोलकर बोला, 10 साल के अंदर तेरी मौत पक्की है। उसकी बकवास खत्म होते ही उसकी परछाई हवा में उड़ गई। दरार पूरी तरह लॉक हो गई और पूरी दुनिया में फिर से वही सन्नाटा छा गया। लेकिन तमाशा देखो, मेरी इस डेमन वैली का पूरा हुलिया बिगड़ चुका था। साला पूरा इलाका एकदम प्लेन मैदान बन गया था। मैं एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। मेरी सांसें पागलों की तरह चल रही थीं और बॉडी का कबाड़ा हो चुका था। लेकिन ऐसी हालत में भी मैं धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है, साले ऊपर बैठे बैठे डर गए हैं, उनकी फट रही है। मेरे माथे पर ताइवान सील हल्की सी हिली, जैसे वो भी कह रही हो कि लौंडे, ये तो बस ट्रेलर है। मैंने आसमान की तरफ मुंह उठाया और अपनी आंखों को बाज की तरह पहना करके बोला, अगर तुम सब मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं तुम बुड्ढों को तैयारी करने का टाइम ही नहीं दूंगा। 10 साल बहुत लंबा टाइम है बे। मैं 3 साल के अंदर खुद ऊपर श्वानकिंग हेवन आऊंगा और तुम सबको वहीं काटूंगा। हवाएं चीख रही थीं। मौत का खेल शुरू हो चुका था और जो महायुद्ध सालों बाद होना था, उसका काउंटडाउन मैंने आज ही शुरू कर दिया था। वहां नीचे से शिकारी के दुम दबाकर भागने के बाद ऊपर श्वानकिंग हेवन के ताइशोंग डाओ पैलेस में हड़कंप मचा हुआ था। उनके महल के सबसे गुप्त हिस्से में कर्म मिरर, कर्म और नियति का आईना धीरे धीरे घूम रहा था। उस शीशे में एक तरफ मेरी तस्वीर आ रही थी